कोई भी व्यक्ति जो चीज सोच सकता है वो प्राप्त कर सकता है। करेक्ट। पीपल हु आर एक्चुअली ग्रोइंग दे हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। हमारी जिंदगी में भगवान ने सब कुछ दिया, एक रिवाइंड बटन नहीं दिया। क्या आपको लगता है कि जॉब से ट्रेडिंग बेटर है? अगर है तो कैसे है सर? ट्रेडिंग से कितना कमा सकते हो उस हिसाब से बैक कैलकुलेशन करके इवेल्युएट करो कि क्या ये धंधा आप। मैंने तो यहाँ ऐसे ऐसे लोग देखे हैं 1 करोड़ से काम शुरू किया था, 95 लाख भी लॉस में है। रोज के स्मॉल प्रॉफिट्स जैसे 1 से 2% से लॉन्ग टर्म करोड्स कैसे कंपाउंडिंग होते हैं? निधि जी आप एक काम करें, आप फिर अगला पॉडकास्ट श्री श्री 1008 मुकेश अंबानी जी के साथ करें। हमें अपना पहला 1 करोड़ कमाना है तो वो कैसे हम 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं? एक कॉमन मिस्टेक आप बता दो जो 90% ट्रेडर्स करते हैं। भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, गोल्ड में करें, सिल्वर में करें, स्टॉक मार्केट में करें, किसी भी चीज़ में करें, यू शुड बी रेडी कि हो सकता है। आई एम सॉरी टू डिसहार्टन यू, 5 लाख की सिर्फ एफडी सेफ होती है। 5 लाख के बाद अगर कल को बैंक डूब जाता है तो कुछ सेफ्टी नहीं है। एक फॉर्मूला दे के जाता हूँ आज आपकी ऑडियंस के लिए। वेल्थ रिकवर का असली फॉर्मूला क्या होता है? जिस आदमी का 10-20% ड्रॉ डाउन आ जाता है वो फिर रिकवरी होना बड़ा मुश्किल है। पैसा तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, फैक्टर विच मल्टीप्लाइज द मनी। मैं तो सारी दुनिया घूमा हूं तो मुझे पता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पोर्टफोलियो का जो आपने बताया कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा लगाना चाहिए, तो ये आपके हिसाब से एक सही इन्वेस्टमेंट प्लान होगा? 1 लाख से ऊपर कमा रहा है तो 20% अगर वो नहीं बचा पा रहा तो मैं कहूँगा फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना बिगिनर्स के लिए ठीक है? इन्वेस्ट करना। ईएमआई ट्रैप क्या है? ईएमआई आप कम क्वांटिटी में ले रहे हैं विच इज़ नेसेसरी फॉर योर लिविंग, तो इट इज़ अ। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम निधि अनेजा है और मेरे शो पर मैं आपके लिए बिजनेस, फाइनेंस एंड सेल्स के एक्सपर्ट्स लेकर आती हूँ। आज की मास्टर क्लास में जितने भी बिजनेसमैन यहाँ पर मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके साथ एक बहुत ही बढ़िया गेस्ट लेकर आई हूँ जो फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, जिनको मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। उनकी स्ट्रैटेजीज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप करते हैं या आप यूट्यूब देखते हैं, इंस्टा देखते हैं, तो जाने माने नाम है, जाना माना चेहरा है मार्केट में। और ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे, बात करते हैं दीपक वाधवा सर की। वेलकम है सर आपका निधि अनेजा शो में। थैंक यू जी। और ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहेंगे सर कि 80% जो लॉस आप बताते हैं कि हुआ था आपको, उसका कमबैक कैसे किया। और इस शो पे प्लीज़ बने रहिएगा पॉडकास्ट के एंड तक, बिकॉज़ मैं बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैनल बिजनेस ओरिएंटेड है, बिजनेसमैन के लिए फाइनेंस एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, स्टॉक मार्केट कैसे हेल्प कर सकता है वो एक एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। और दीपक सर आज इसीलिए आए हैं, तो पॉडकास्ट के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दीपक जी, सर बताइए अपने बारे में सर। देखिए क्या है कि कोई भी आदमी कमबैक कर सकता है, सिर्फ एक माइंडसेट चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। जो कोई भी व्यक्ति जो चीज़ सोच सकता है वो प्राप्त कर सकता है। करेक्ट। अगर आप अपने को ये सोचें, मैं एक उदाहरण के साथ समझाऊंगा। आप किसी से बात करें तो लोग कहते हैं अरे यार कट रही है, अरे चल रहा है, तो वो हमेशा कटती ही रहती है, वो कोई बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं होगी। पीपल हु आर एक्चुअली ग्रोइंग दे हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। दे विल नेवर टॉक नेगेटिव विद यू। आप मेरे साथ मेरे पास आओ, कुछ दुखड़ा रो दे कोई आदमी, मैं कहता हूँ यार कोई नहीं, चल जो है अब जो हो गया उसे तो चेंज कर नहीं सकते। करेक्ट। आगे सब ठीक होगा, ट्रस्ट गॉड एंड जस्ट आगे बढ़ता रहे। करेक्ट। तो ये माइंडसेट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा हमेशा से ये था कि आगे देखो, जो पीछे हो गया मैं उसको ना तो वापस ला सकता हूँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में भगवान ने सब कुछ दिया, एक रिवाइंड बटन नहीं दिया। करेक्ट। एब्सोल्युटली। अगर आज मुझे रिवाइंड बटन मिल जाता तो मैं 1 आध 2 5 10 साल नहीं, मैं तो बचपन में ही चला जाता, जहाँ मैं पापा की कैंडीज खा रहा होता, मौज में रह रहा होता, ना टेंशन होती ना कुछ होता। सही बात है। और दूसरा क्या है कि मैं यहाँ पे कहूँगा पेरेंटिंग जो हमारे यहाँ है वो भी एक बहुत बड़ा गलत एस्पेक्ट है। हम लोगों को ये सिखाया जाता है
कि बेटा 5th कर ले, ये बहुत इम्पोर्टेंट ईयर है, आगे ज़िंदगी आसान है। बेटा 10th कर ले, बस 10th एक बार तेरी अच्छे नंबरों से हो जाए ना पास, आगे लाइफ सॉर्टेड है। 10th बेचारा करके हटा नहीं, वो 12th के भंवर में फंस गया। 12वीं करके फंसा नहीं, वो ग्रेजुएशन में फंस गया। ग्रेजुएशन करके मेडिकल डॉक्टर या कुछ बना नहीं, सीए बना नहीं, वो फिर ज़िंदगी की जद्दोजहद में फंस गया। तो हम ना कहीं पाथ तो बच्चों को दिखाई नहीं रहे। ऐसे ही मेरे साथ भी हो, मेरे पेरेंट्स भी तो इसी दुनिया से है ना। लेकिन हम लोग ये भूल गए बच्चों को ये कहना कि बेटा तू आगे बढ़, मैं पीछे बैठा हूँ। जिस दिन कोई भी पेरेंट ये कह देता है ना, बच्चे की 90% परेशानी खत्म है। करेक्ट। हम बच्चे को ना हर वक्त एक कंपटीशन में डाले रहते हैं कि तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे ये करना है। मतलब उसके दिमाग में एक कंपटीशन हमने पैदा, वो खेलना कूदना सीखा नहीं, हमने उसके ऊपर एक प्रेशर डाल दिया कि बेटा ये कर। अभी वो ग्रेजुएशन कर रहा है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास हुआ है, इंजीनियर बन रहा है, वो अभी इंजीनियर पूरा बना नहीं है, उसके दिमाग में ये है पैकेज कितना मिलेगा। अभी कल ही मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए स्पीकर गया था, तो आई हैड अ कन्वर्सेशन विद द स्टूडेंट्स। मतलब वो बेचारे 3rd ईयर और 4th ईयर वालों को ये है कि सर आजकल प्लेसमेंट अच्छी नहीं हो रही। अरे भाई पहले पढ़ तो लो, इसको तो एंजॉय कर लो, टेंशन तो सारी ज़िंदगी लेनी है, आज को तो कम से कम खुशी से जी लो। तो हम लोग ना दिस फैक्टर ऑफ लिविंग टुडे एंड स्टेइंग पॉजिटिव इज मिसिंग, एंड दिस इज द कोर रीज़न ऑफ डिप्रेशन इन एवरीवन्स लाइफ। करेक्ट। लोगों को आज को जीने से बेहतर कल की चिंता ज़्यादा है। और जबकि मेरा कहना ये है, मुझे नहीं पता कि मैं कल सुबह उठ के सांस लेने भी वाला हूँ या नहीं। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टुमारो। करेक्ट। तो क्यों नहीं हम एक बिलीफ सिस्टम में छोड़ देते कि जो आज है उसको जीना है, और कल जो बीत गया उसका रिवाइंड बटन है नहीं, कल क्या होगा हमें पता नहीं। तो आज को ही बेटर बना लें जितना हम कर पा रहे हैं। ट्रू, वेरी ट्रू, 100%। सर, जॉब से ट्रेडिंग क्यों बेटर है? लोग कहते हैं कि जॉब करने वाले सिर्फ जॉब ही करते रह जाते हैं, ठीक है। और आजकल एक नया हमें मार्केट में देखने को मिला है कि ट्रेडर्स जो हैं, जैसे मैं कोठारी सर को सुन रही थी, संजय सर को सुनती हूँ, आपको भी सुनती हूँ, तो वहाँ पे ना कॉर्पस दिखता है एक बहुत बड़ा कि हम जॉब कर रहे हैं और ये लोग इतना बना चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि जॉब से ट्रेडिंग बेटर है? अगर है तो कैसे है सर? देखिए जी, पहले तो मैं आपके मिथ को तोड़ने वाला हूँ। निधि जी देखिए, 2 चीज़ें हैं कि मैं या तो आपकी ऑडियंस को सत्य बता सकता हूँ या मिथ्या दे सकता हूँ। नहीं सर, सत्य तो बताइए। सत्य बता दूँ तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि जॉब से ट्रेडिंग बेटर है, ओके। क्योंकि आप क्या है मुट्ठी भर लोगों की बात कर रही हैं। दीपक वाधवा इज ए एक्सेप्शनल केस, संजय कथूरिया यस इज एन एक्सेप्शन, कोठारी साहब गजेंद्र कोठारी भाई उस तो आउट ऑफ द बॉक्स है। 65 करोड़ का वो लेके 62 करोड़ का कॉर्पस है उनका। मैं तो सोच भी नहीं सकता, मेरे पास तो नहीं है। 62 करोड़ किसे कहते हैं? केवल वो आदमी आज बैंक एफडी करा दे 62 करोड़ की, तो उसके पल्ले में 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए साल का आ जाएगा बैंक एफडी से। करेक्ट। 5 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का मिडिल क्लास आदमी खा नहीं सकता। कितने कपड़े लेगा, कितनी गाड़ियां लेगा, कितने घर लेगा, कितनी ऐश करेगा, कितनी अपनी बीवी को गोल्ड दिलवाएगा, कोई तो सीमा होगी। करेक्ट। और उसका तो 5-6 करोड़ रुपए हर साल आ रहा है। फिर तो कुल मिला के ये एक्सेप्शनल चीज़ें हैं। मेरा कहना ये है, आप ट्रेडिंग से कितना कमा सकते हो उस हिसाब से बैक कैलकुलेशन करके इवेल्युएट करो कि क्या ये धंधा आपके लिए है भी या नहीं है। तो सर एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, हमारे पास पहले तो विकल्प क्या क्या हैं। अगर मान लो आज मेरे पास 1 करोड़ है तो मेरे पास क्या क्या विकल्प है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग और सब करने के। अगर मैं बैंक में एफडी रखता हूँ तो मुझे 4 से 5% का ब्याज मिलता, ठीक है, दिस इज़ वन वे आउट। दूसरा, मैं इस 1 करोड़ को म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, तो म्यूचुअल फंड मुझे 14% से लेके 20-22% तक देते हैं, कुछ 30 भी देते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा है वहाँ। लेकिन क्या एश्योरेंस है कि 12% या 15% मिलेगा ही? लॉस भी तो हो सकता है। अब मैंने तो जॉब छोड़ दी कि मेरे पास 1 करोड़ है और मेरे को तो 2 लाख रुपए हर महीने आ जाएगा, जैसा मैं कह रहा हूँ कि आप 20% कमा सकते हो इसमें। तो अगर ये 2 लाख की गारंटी है तो मुझे जॉब छोड़नी चाहिए। अगर गारंटी नहीं है तो मैं जॉब क्यों छोड़ूं?
दूसरी चीज़। तीसरा, हमें लगता है कि बहुत लुक्रेटिव मार्केट है, हम यहाँ लाखों रुपए लगाएंगे और करोड़ों बना लेंगे, Correct. या हजारों लगाएंगे और करोड़ों बना लेंगे। तो भाई ये मिथ्या है। 20% 18% आप इस धंधे में कमा सकते हो। अब कोई आदमी 1 करोड़ रुपए लगा रहा है और उसने ये पैसा कहाँ से इकट्ठा किया? नौकरी करके इकट्ठा किया। तो जिस आदमी ने 1 करोड़ रुपए अपनी जीवन में सेव कर लिया है, इसका मतलब 1.5 2 लाख 3 लाख रुपए की नौकरी भी कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो होगा ना। तो इसका मतलब उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 3 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, जो उसकी सैलरी है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब कल को वो ये भी छोड़ दे और उधर लॉस हो जाए, तो यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया। सो दैट मीन्स ही इज़ लेफ्ट विद नो वेयर। तो मैं ये कहता हूँ कि एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम ज़रूरी है हर किसी के ज़िंदगी में, लेकिन क्या वो पैरेलल सोर्स हम नौकरी को स्टेक पे रख के कर रहे हैं? ये कौन सी गारंटी है निधि कि आज मैं ट्रेडिंग करता हूं तो प्रॉफिट आएगा? नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है, और लॉस भी आ सकता है। 1 करोड़ से आदमी शुरू करे, शुरू के 1 साल में हो सकता है 25 लाख भी लॉस में आ जाए, 50 लाख भी लॉस में आ जाए। और मैंने तो यहाँ ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, 1 करोड़ से काम शुरू किया था, 95 लाख भी लॉस में है। तो फिर एक्चुअली क्या होता है ना सर कि आज के डेट में यूट्यूब एंड इंस्टा का ज़माना है, और जो जेंजी हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, जब वो किसी भी सोशल मीडिया पे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर को देखते हैं और जब वो अपनी बात करते हैं, तो वहाँ पर एक ही क्वेश्चन आता है कि हमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है। हम देखो पैसा कैसे कमाते हैं, आप लोग तो बहुत लेट शुरू हो। क्या मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं छोटे बच्चे मेरे घर के कि आप बहुत लेट स्टार्ट हुए हो, हम तो म्यूचुअल फंड्स में अभी से पैसा लगा रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि जो जितने भी लोग मार्केट के अंदर आज की डेट पे बैठे हैं ना, उनको ये लगता है कि स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स और ये जितना भी चल रहा है क्रिप्टो एंड ऑल, ये बहुत इजी केक है, क्योंकि दिखाया जाता है कि आप 14 से 15% का आप इजीली साल का रिटर्न बना सकते हो। आज की डेट में यंग जनरेशन ने क्या स्टार्ट कर दिया है कि हमें कोर्स ही करवा दो, 12th कंप्लीट हुई, स्टॉक मार्केट का कोर्स करा दो, मैं स्टॉक में पैसा लगाऊंगा, पेरेंट्स से पैसे मांग रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन आया था कि क्या जॉब छोड़ के करना चाहिए या पैरेलल इनकम बिल्ड करना चाहिए। देखो निधि, अभी आपने 2 बातें जो कही हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, मैं एक एक करके सब लेता हूँ। करेक्ट। पहले तो जो व्यक्ति यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे दिखा रहा है अपना प्रॉफिट, अपना लाइफस्टाइल, ये वो सब, जी। तो वो सिर्फ आपको कुछ बेचने में इंटरेस्टेड है। आज आप क्या कमा रहे हो, क्या आप उसको अपना रोज इंस्टाग्राम पे डालते हो? नो, क्यों नहीं डालते? क्योंकि आपको कुछ प्री सेल या पोस्ट सेल नहीं करना। नहीं करना अपने पोर्टफोलियो से। ठीक है ना। जो भी आदमी ये दिखा रहा है कि देखो मेरा इतना पोर्टफोलियो है, या मैं इतना कमा रहा हूँ, या मेरी ये इनकम है, या मैं अपना M2M दिखा रहा हूँ, 99% लोगों को कुछ ना कुछ बेचना है। करेक्ट तो करेक्ट। आप पहले तो मोटिव और इंटेंशन समझो कि दूसरा आदमी, क्योंकि जो ये आदमी दिखा रहा है, और मैं चलो दिखाने वाले पे तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, जो ये देख के उसकी बातों में आ रहा है, मैं उससे ये पूछता हूँ कि तेरी तिजोरी में कितना पैसा है, लिख के एक चेपी लगा के बाहर टांग देना गेट पे अपने, तो कि जो भी आता जाता निकले उसको दिखे कि आज लाला के तिजोरी में 1 लाख रुपया है या 1 करोड़ रुपया है। करेक्ट। जब आप नहीं दिखा रहे तो आप सोचो कि वो क्यों दिखा रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। Am I right? बिल्कुल 100%। Am I talking and sounding logical? यस सर, यस। पहली चीज। दूसरी चीज, कोई व्यक्ति यदि आपसे कह रहा है म्यूचुअल फंड ले लो, इसमें ना तो मेरा कोई निजी स्वार्थ है, ना जो क्रिएटर आपको बता रहा है उसका निजी स्वार्थ है, वो तो आपकी वेल्थ जनरेशन के लिए आपको रास्ता दिखा रहा है। ठीक है। अब मैं कोई म्यूचुअल फंड एजेंट तो हूँ नहीं, मैंने आपको आपके माध्यम से ये बता दिया, बिकॉज आई एम नॉट हेयर टू सेल एनीथिंग। करेक्ट। अगर मैं अभी अपना फ़ोन, ये देखो निधि मैंने 1 लाख कमाया, तो दैट माइट साउंड कि आई हैव एनी इंटेंशन कि कुछ पैसा मैं इससे कमा लूँ, मेरी तो कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। करेक्ट। तो मैं इसलिए जो भी बताऊंगा ना वो सच बताऊंगा। बिल्कुल। दूसरी चीज़, जो अभी आपने कहा कि लोग कह रहे हैं कि मुझे कोर्स करा दो और मैं यही कमा लूँगा, वो 15% के लिए नहीं कर रहे, वो 15% के लिए नहीं कर रहे। 15% जो आदमी सुनेगा ना कि कुल 15% साल की कमाई है, वो ये काम करेगा ही नहीं कभी। यहाँ लोग सपना लेके आते हैं कि भाई मैं 10,000 रुपये डालूंगा और मेरे ये
1 करोड़ बन जाएंगे 1 साल में. They are coming up with this intention. That is why SEBI is saying 93% people are in loss. They are not saying that they are making any profit. करेक्ट करेक्ट. और जो 7% लोग पैसा बना रहे हैं वो कितना पैसा बना रहे हैं ये भी समझ लो जरा. 7% जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं उसमें से करीब 70% पैसा आर नॉट एबल, 70% पीपल आर नॉट इवन एबल टू मीट द FD रिटर्न्स. और ये मैं नहीं कह रहा, ये सेबी का डेटा बोलता है. अच्छा. जी. तो रह गए कितने मुट्ठी भर लोग, 3 से 4% लोग जो पैसा बना रहे हैं. उसमें राकेश झुंझुनवाला साहब भी हैं, उसमें मैं भी हूँ, उसमें मान लो FII DII वाले लोग भी होंगे जो पैसा बना पा रहे हैं, उसमें विजय केडिया साहब भी होंगे. तो कहने का मतलब है कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कितना पैसा बन रहा है. और कितने लोग बना रहे हैं. कितने लोग बना रहे हैं. दूसरी चीज़, यहाँ पे लोग क्या इंटेंशन से आते हैं कि भैया ये तो पैसा छापने की मशीन है, यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा बनता है. और मैं ये कहता हूँ कि दिस इज़ द हार्डेस्ट वे टू अर्न मनी. अगर हार्डेस्ट नहीं होता तो 93% लोग लॉस में थोड़ी होते. करेक्ट करेक्ट. भैया आज आप एक रेस्टोरेंट खोलते हो तो 50-60% उम्मीद है कि वो चली जाएगा. चले जाएगा. एक नाई की दुकान है वो चली जाती है. एक बाज़ार में कोई दुकान खोलता है वो चली ही जाती है. दुकान किसकी बंद होती है? जो बाज़ार से हटके कहीं सस्ती दुकान लेके खोल ले. लेकिन वो भी क्या है, आजकल अपने यहाँ कंजम्पशन इतनी है, वो भी चली जाती है. लेकिन आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द चीज़ करोगे तो वो पिटती है. अदरवाइज अमूमन बिजनेसेस चल जाते हैं. तो बिजनेस का जो एक रन रेट अगर हम समझें या सक्सेस रेट समझने की कोशिश करें तो वो है 60-70% का. 60-70% लोग अपना लगड़ पकड़ के चला ही ले जाते हैं. करेक्ट. चल जाते हैं. तो आप देखो किस सेक्टर में मतलब किस सेगमेंट में, इन विच सेगमेंट यू आर फॉलोइंग. सेकेंडली, अगर 15% की एक्सपेक्टेशन है तो ये मार्केट रिवॉर्ड दे ही रहा है ना सबको. 15% वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में. 15 मार्केट का एक असूल है भाई, तू आ 1-1.5% महीने का कमाना चाहता है तो आ जा, लग जा, कर जा, ले जा. लेकिन दिक्कत कहाँ होती है कि यहाँ लोग आते हैं कि भैया मैंने तो 1 लाख लगाया, 2 लाख लगाया और मेरे को कमाना है बड़ा पैसा. सेकेंडली, जैसे मैंने अभी कहा कि मेरे को अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इसमें धंधे में क्या मिलने वाला है वो समझना पड़ेगा. सेकेंडली, दिस बिजनेस इज ए बिग हिट एंड बिग टॉल ऑन योर मेंटल हेल्थ. ट्रू. क्योंकि क्या होता है, आपने नौकरी छोड़ दी या जब आप फुल टाइम ट्रेडर बन गए तो आप कुछ भी करते हो तो वहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस तो है ही है. ट्रू ट्रू. तो सर, रोज़ के स्मॉल प्रॉफिट्स जैसे 1 से 2% से लॉन्ग टर्म करोड़्स कैसे कंपाउंडिंग होते हैं? मेरी जानकारी में तो ये बिल्कुल है ही नहीं. 1 से 2% रोज का मतलब हो गया 60% महीने का और 720% साल का. तो निधि जी आप एक काम करें, आप फिर अगला पॉडकास्ट श्री श्री 1008 मुकेश अंबानी जी के साथ करें, जो बेचारे फैक्ट्री चला रहे हैं. उनको ये बताओ कि भैया तुम पे इतना पैसा है, तुम रोज का 1% कमाओ ना, तुम फैक्ट्री चला के क्यों साल का 20-30% कमाने पे लगे हो. ट्रू ट्रू. तो कंपाउंडिंग का क्या इफेक्ट होता है? कंपाउंडिंग का इफेक्ट पता लगता है 20 साल, 30 साल, 50 साल, 70 साल बाद. कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट मतलब जो इफेक्ट आता है वो 10 साल, 20 साल, 30 साल से पहले नहीं आता है. अच्छा. वो क्यों नहीं आता, मैं उसका आपको उदाहरण देता हूँ कि आपके पास है 5,000 रुपये या आपके पास है फॉर दैट मैटर 1 करोड़ रुपये. करेक्ट. अब आपने ये 1 करोड़, या तो आपके पास डाउन पेमेंट होनी चाहिए. डाउन पेमेंट मतलब इन हैंड होना चाहिए. अगर वो है, अब आप समझो 1 करोड़ का 7% अगर FD भी कर दो या 5-6%, तो आपको कितना मिला? 50,000 रुपये महीना भी नहीं मिला. नहीं मिलता, उसमें भी TDS कट जाता है. मैं वही कह रहा हूँ ना, 50,000 रुपये महीना भी नहीं मिलेगा. अब देखने में तो 1 करोड़ इतनी बड़ी रकम है. आज भी कितने लोग हैं हिंदुस्तान में जिनके पास करोड़ रुपए की हार्ड कैश है? नहीं है. अब लोगों को क्या चाहिए? मुझे कमाने तो 2 लाख हैं, लगा कितने रहा है? 10 लाख. तो यानी कि यू वांट टू अर्न 20% पर मंथ. मुमकिन है? नहीं है. तो इसलिए लोग लॉस लेते हैं. तो कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है सर? मैं अभी आ रहा हूँ मैडम, उसी पे आ रहा हूँ.
कंपाउंडिंग क्या होता है कि आप 1,000 2,000 5,000 10,000 या इवन 50,000 जोड़ के एक बड़ा कॉर्पस काम करते हैं। अब मान लो आपने 5 करोड़ रुपए ओवर ए पीरियड ऑफ 50 ईयर्स इकट्ठे कर लिए। करेक्ट। अब क्या होगा कि अगर ये 10% भी बढ़ा तो 5 करोड़ रुपए आ गए, 50 करोड़ के या 5 करोड़ के उस पर, सॉरी, अगर मैं 5 करोड़ का पोर्टफोलियो आपका बन गया, लेकिन ये बना कितना, 30 साल में, ओवर अ टाइम। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ से अगर 10% भी मार्केट की रिटर्न दे गया तो 50 लाख आपने एक महीने में कमा लिए। तो 50 लाख सुनने में बड़ी फिगर है, लेकिन है तो 10%। किसकी 10% है? 5 करोड़ की। 5 करोड़ की। तो कंपाउंडिंग में क्या होता है, आपको जितना ज़्यादा लंबा समय देंगे, अब आपने 5 करोड़ के 5.5 करोड़ हो गए 10% से, अब की जो 10% बढ़ेगा वो 5.5 बढ़ेगा, मतलब 5.5 लाख रुपए उसमें जुड़ेंगे। उसके बाद जब जुड़ेगा तो और ज़्यादा जुड़ेगा। 6 करोड़ का 10% 60 लाख होता है। 6.6 करोड़ का 10% 66 लैक्स होता है। 66 लैक्स हो गया। दूसरा, एक चीज़ और समझ लीजिए, मैं 1 लाख रुपए लेके बैठा, मैंने 50,000 का लॉस ले लिया, तो मेरा लॉस कितना है निधि? 1000%। 1 लाख रुपए लेके बैठे 1 लाख का 50,000 लॉस 1000% कैसे अच्छा, होगा? मुझे लगा 1 लाख रुपए लेके बैठे और 50 लाख का लॉस ले लिया। 1 लाख, सॉरी, अगर मैंने 50 लाख बोला हाँ, तो आई एम वही। एक्सट्रीमली सॉरी। मैं 1 लाख लेके बैठा और 50,000 का लॉस है, तो मेरा कितना लॉस है? 50%। लेकिन अब जो मेरे पास रिमेनिंग 50,000 है, इफ़ आई हैव टू मेक इट 1 लाख, आई हैव टू अर्न 100%। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब वो गजेंद्र कठारी का 62 करोड़ का पोर्टफोलियो है उसका, तो अगर वो 10% भी कमाता है उसका पोर्टफोलियो, वैसे तो वो मतलब बहुत ही इज़ वेरी Bigger इंटेलिजेंट portfolio। पर्सन, तो मान लो 20% से उसका पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है, तो उसको तो बैठे बैठे 12 करोड़ रुपए मिल रहा है, 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है वो। लेकिन आप लोग एक चीज़ सोच के भूल जाते हो, दिस इज हिज सेविंग्स। वो 50 लाख रुपए महीने की तो सिप डाल रहा है, तो उसका मतलब उसका जो बिजनेस ऑलरेडी वो कर रहा है, वो क्यों भूल रहे हो आप? इन्वेस्टमेंट भी तो हो रही है। उसका पैसा था, तो ये पैसा के भाई जो सिप डाल रहा है, सिप इज हिज सेविंग, दैट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ हिज करंट बिजनेस। एक्टिव बिजनेस का बाई प्रोडक्ट है वो। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। वो उसका एक्टिव बिजनेस सिप नहीं है, उसका एक्टिव बिजनेस कुछ और है, जहां से वो पैसा ला के सिप डाल रहा है। सिप में डालने के लिए कहाँ से ला रहा है वो पैसा? कुछ तो बिजनेस कर रहा है ना ही। वैसे तो मुझे पता है वो क्या कर रहा है, लेकिन आप लोग सोचो वो कुछ करके यहाँ तक पहुँचा है। ट्रू। पहला इन्वेस्टमेंट तो लगाया ही होगा ना, जितना भी अभी भी पैसा। आप नहीं समझ रहे मैडम। वो 50 लाख रुपए महीने की सिप कर रहा है, तो 50 लाख कहाँ से ला रहा है? सिप में तो ही इज पुटिंग हिज फ्रेश मनी एवरी मंथ ना, तो वो पैसा तो कहीं से कमा रहा है ना उसका। इसका मतलब सिप उसका बिजनेस नहीं है, उसका बिजनेस कुछ और है। प्राइमरी बिजनेस सिप नहीं है, एक्टिव बिजनेस उसका कुछ और है, ये तो उसका पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम है। करेक्ट करेक्ट। तो ये है बात। तो अगर सर लेमैन लैंग्वेज में बोलती हूँ, अगर 2 लाख से 5 लाख के बीच में कोई एक फिगर पकड़ते हैं और हमें अपना पहला 1 करोड़ कमाना है, तो वो कैसे हम 1 करोड़ तक पहुँच सकते हैं? जैसे मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और मैं 1 करोड़, हर इंडिया में हर बंदा जो नौकरी करता है उसका सपना सबसे पहले ये होता है कि मैं पहले 1 करोड़ तक कैसे पहुंचूं। जो लोग 2 लाख 5 लाख रुपए रख के बैठे हुए हैं, या जितने लोगों को मैं जानती हूँ, तो पहला 1 करोड़ का सफ़र मुश्किल होता है और उसके लिए सही गाइडेंस नहीं मिलती है। मुझे दीदी एक थोड़ा सा आइडिया दे दो, ये कितने टाइम में कमाना चाहते हो आप? सर टाइम पीरियड की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसा कि आपने बताया, जितने भी लोग आज की डेट में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं, उनको भी पता है कि 1 करोड़ कमाने में माँ बाप को कम से कम नहीं तो 25 से 30 साल लग गए होंगे, जिनके माँ बाप एक करोड़ कमा पाए हैं। ज़्यादातर तो इंडिया में लोगों के पास 1 करोड़ होता ही नहीं है। टाइम पीरियड की कोई कमी नहीं है, एज यू तो देखो सजेस्टेड। जी, ऐसा है, आप इसको म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न वाला कोई इंस्ट्रूमेंट अभी है भी नहीं। ओके। ठीक है। और अगर 14% की रिटर्न है म्यूचुअल फंड की, तो पहले 5 साल में आपका पैसा 5 से 10 होगा, दूसरे 5 साल में 20 होगा, तीसरे 5 साल यानी कि हम 15 साल में वो 40 होगा, चौथे 5 साल में 80 होगा, और शायद 2.5 साल में वो 1 करोड़ के आसपास बन जाएगा।
तो कितने 5 हो गए जी? 25 साल के बाद ये कहीं जाके हमें 1 करोड़ बनेगा, अगर हमें सिर्फ 5 लाख रुपए डालने हैं तो ये टाइम देना पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू टाइम। बट जैसे पोस्ट ऑफिस स्कीम्स होती हैं, एफडीज होती हैं, हमारे ज़माने में जो हमारे पेरेंट्स का टाइम था तब एफडीज को, आज भी इंडिया में लोग एफडीज को रिस्क फ्री मानते हैं। तो अगर पैसा है और आप मार्केट को देख के रिस्क लेना चाहते हो और 5 लाख रुपए आपके पास हैं, आप क्या एडवाइस करेंगे? मुझे 1 करोड़ बनाना है, मेरे पास 5 लाख है, 25 लाख, 25 साल हमने कैलकुलेट कर लिया है। पोस्ट ऑफिस स्कीम, ये हमारा एफडी, या फिर ये हम इसे म्यूचुअल फंड्स में लगा दें? देखिए, जिस व्यक्ति के पास टाइम का कंस्ट्रेन नहीं है उसे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा डाल देना चाहिए और भूल जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 25 से 30 साल इतना लंबा टाइम है कि ग्रोथ होगी होगी पैसे की। ओके ओके। लेकिन किसी को 5 साल, 7 साल, 10 साल के अंदर अंदर में पैसे की नीड है। जैसे आपका बच्चा है, वो उस वक्त शादी करनी है, या उस वक्त उसको ग्रेजुएशन के लिए पैसा चाहिए, या बाहर जाना है, या पढ़ने के लिए, तो उसको एफडीज़ या ये पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, इनमें पैसा डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा घटेगा नहीं। हम्म। देखिए, पैसे की भी नीड है हर किसी की। अगर मुझे आज मेरा बच्चा मान लो 2-5 साल का है और उसके लिए इन्वेस्ट करना है, तो मैं 5,000 रुपये की सिप डाल दूं, उसके बाय द टाइम ही विल बी 25-30, तो उसको मैं एक बहुत अच्छा कॉर्पस दे पाऊंगा। लेकिन अगर मेरा बच्चा 1-2 साल का है या 5 साल का है और मुझे ये है कि भैया इसको मेरे को Education बाहर से करानी है। एजुकेशन करानी है, तो फिर देन आई हैव नीड टू हैव अ बैलेंस पोर्टफोलियो। देन आई कैन नॉट ट्रस्ट ऑन म्यूचुअल फंड ऑल स्टैंड अलोन, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस टाइम में मैंने शुरू करी उस टाइम भी मार्केट पीक में हो और उसके बाद नीचे आई, फिर वो गई, और जब मेरे को निकालना है उस वक्त भी डाउन ट्रेंड हो। तो टाइमिंग इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। करेक्ट। तो हम कभी टाइम को गेज नहीं कर सकते। किसको पता था कि कोविड के बाद मार्केट में इतनी तेजी आ जाएगी? कोविड के वक्त तो ये हो रहा था शायद दुनिया ही खत्म हो जाएगी। दुनिया खत्म हो जाएगी, सही में। तो हमें तो नहीं पता था, क्योंकि कोविड से पहले पिछले 10 साल जो थे वो तो बहुत बेकार थे सबके लिए। ना वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने कोई बहुत अच्छी वो रिटर्न दी, ना प्रॉपर्टी ने नहीं दी। मतलब आप देखो ना, जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ 1 साल के बाद जैसे मार्केट धीरे धीरे खुलने लगे, गाड़ियों के रेट बढ़ गए, लैपटॉप्स के रेट बढ़ गए, मोबाइल के रेट बढ़ गए, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए। कौन सी ऐसी चीज़ थी जो पुराने रेट पे मिल रही थी? और आज तक वो महंगाई कहीं थमी नहीं रही। कहीं नहीं थमी है। गोल्ड देख लो, सिल्वर देख लो। बिल्कुल सर। ग्रीड, जो भूख होती है लोगों को, ग्रीड कंट्रोल करके वेल्थ प्रोटेक्ट करने का असली मंत्र क्या है? एक कॉमन मिस्टेक आप बता दो जो 90% ट्रेडर्स करते हैं। आई एम सॉरी, मैं आपसे टफ ऐसे क्वेश्चंस पूछूं जो शायद आपको अच्छे ना लगे, लेकिन बिल्कुल लेकिन मैं बिग डिफरेंशिएटर, मतलब हर जगह जाके एक ही बात बोलते रहो, उससे बेटर है कि नई चीज़ें होनी चाहिए ताकि लोगों को लिए लर्निंग नहीं मिले। तो मेरा कहना ये है कि ग्रीड इन इटसेल्फ इज ए रॉन्ग इनिशिएटर ऑफ एनीथिंग। ग्रीड तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है, ग्रीड का मतलब है कि आई एम गेजिंग समथिंग। पहली चीज़ कि मेरे पास 100 रुपये हैं, ये 500 हो जाएंगे तो मैं ये कर लूँगा, तो दैट मीन्स मैंने उस ग्रीड के चलते कोई अपना टारगेट और गोल डिसाइड कर लिया। पर ज़्यादातर लोग तो यही करते हैं ना सर। हाँ, मैं बता रहा हूँ। और वो क्या होता है कि वो कभी पूरी नहीं होती। कुछ लोगों की हो भी जाती होगी, लेकिन अधिकांश लोगों की नहीं होती। तो उस वक्त जो आपको डिप्रेशन आने वाला है, स्ट्रेस आने वाला है, जो आपके टारगेट्स मीट आउट नहीं होंगे, तो उसकी वजह से जो आपके एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन आने वाली है, वो तो बहुत ख़राब होने वाली है। तो इससे बेटर है, मार्केट मुझे क्या देगा ये मुझे नहीं पता है और मेरे को जानना भी नहीं है, और मैं इस पर चर्चा भी नहीं करता। आज आपने मान लीजिए गोल्ड लिया, 1.5 लाख रुपए किलो है, या 2 लाख तक अपना गोल्ड जा चुका है, 2 लाख के बाद दोबारा 1.5 आ गया। जिसने 2 पे लिया था वो तो यही सोच के लिया होगा ना कि 1.5 से 2 तो आ गया 15 दिन में, तो अगले 15 दिन में मेरे को तो 2.5 में बिकने वाला है मेरा। अब वो बेचारा तो स्ट्रेस में आ गया, क्योंकि अब तो उसे तगड़ा लॉस हो रहा है। ट्रू। क्योंकि हर आदमी ना ब्राइटर साइड ऑफ सन देखना चाहता है। कोई भी आदमी रात को एंजॉय नहीं करना, वो कहता है दिन ही रहना चाहिए, भाई मेरे को यहाँ से पैसा मिल रहा है।
तो हर आदमी प्रॉफिट ही देखना चाहता है, वो कभी भी ये तैयार अपने आप को नहीं करता कि लॉस हो गया तो क्या करना है। तो हमेशा जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, गोल्ड में करें, सिल्वर में करें, स्टॉक मार्केट में करें, किसी भी चीज़ में करें, यू शुड बी रेडी कि हो सकता है मेरा 3 साल तक इस पैसे पे रिटर्न ना आए या लॉस आए। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हो तो भाई एफडी करते रहो। लेकिन मैंने अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया कि एफडी जैसे सेफ होती है, तो आई एम सॉरी टू डिसहार्टन यू, 5 लाख की सिर्फ एफडी सेफ होती है। 5 लाख के बाद अगर कल को बैंक डूब जाता है तो कुछ सेफ्टी नहीं है। तो ये भी आप व्यूअर्स के लिए ये एक नई चीज़ है कि 5 लाख तक की एफडी जो होती है वो सेफ़ होती है, उसके बाद दीपक सर बोल रहे हैं कि वो भी सेफ़ नहीं होती है। तो चलो सर, आज ये मिथ भी टूटा कि माँ बाप बोलते थे एफडी में पैसा लगा दो। देखिए, सो फार जितने भी अच्छे बैंक्स हैं इंडिया के, वो सब बढ़िया चल रहे हैं, किसी का पैसा नहीं डूबा। लेकिन कल को अगर ये बैंक डूब जाए तो मेरे सिर्फ गारंटी जो सरकार लेती है वो 5 लाख की 5 ही लाख लेती है, या आरबीआई जिसका कमिटमेंट करती है। सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर माइंडसेट या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर माइंडसेट, वेल्थ बिल्डिंग के लिए कौन सा बेस्ट है? दोनों बहुत अच्छे हैं दोनों अच्छे हैं। जी। आप थोड़े से प्रॉस कॉन्स बता सकते हैं? देखिए, मैं तो ट्रेडर हूँ, हम्म। तो मेरे को तो बस आज मैंने कुछ लिया, मुझे कल परसों तरसों तक प्रॉफिट मिलता है तो मैं तो अंदर, या आज के आज भी मिलता है तो मैं तो आज भी ले लेता हूँ। मैंने मान लो 100 रुपये इन्वेस्ट करे और मुझे 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, या मैं थोड़ी वैसी फिगर बोलता हूँ, मान लो मैंने 10 लाख रुपए लगाए और मुझे 10,000, 12,000, 8,000, 15,000, 20,000 कुछ भी मिला, मैं तो लेके आ जाता हूँ। कल मेरा मूड होगा मैं काम करूँगा, नहीं तो मैं इस 20,000 को खर्च करके एंजॉय करूँगा जी। अच्छा। अब जो इन्वेस्टर माइंडसेट होता है, इन्वेस्टर माइंडसेट के लिए पेशेंस बहुत चाहिए होती है। और कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है निधि कि आज मैंने एक कंपनी में पैसा लगाया ये सोच के ये बहुत अच्छी है। हम्म। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल ही दे देता हूँ। आज से 20 साल पहले एक उभरता हुआ बैंक आता है जिसका नाम था येस बैंक। करेक्ट। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, डिड वेरी वेल, बहुत बढ़िया चला, बहुत अच्छी लोगों के लिए वेल्थ भी जनरेट करी उस बैंक ने। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन देयर वाज सम कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द बैंक, कोविड से पहले, और वहाँ पे कुछ उसकी बैड न्यूज़ आनी शुरू हो गई कि कुछ मैनेजमेंट ने गड़बड़ कर दी या कुछ हो गई, मुझे नहीं पता, मेरे को डेप्थ नहीं पता है कि व्हाट वाज द रीज़न। लेकिन मुझे ये पता है दैट वाज सम, इन सब इश्यूज़ को कॉर्पोरेट गवर्नेंस कह देते हैं। उसके बाद वो बैंक तो अभी भी चल रहा है। आप बैंक में जाओ तो क्या आपकी एफडी ऑनर नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। आपका कैश भी जमा हो रहा है, आपका कैश विड्रॉल भी हो रहा है, तो बैंक की वर्किंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड वाज नॉट डिलीवर्ड। अब मैंने मान लो आज से 20 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो 20 साल तक बैंक ने मुझे भरपूर वेल्थ बना के दी है। लेकिन पिछले 5 साल में मेरा 600 वाला शेयर रह गया कितना, 6 रुपये का। तो अब मैं तो एक इन्वेस्टर माइंडसेट से बैठा हूँ, तो क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि अगर और 20 साल बैठूँ? 20 साल से तो मैं लेके बैठा हूँ, लेकिन आज की तारीख में अगर मेरा पैसा 1 लाख रुपए मैंने लगाया था, वो 1 लाख का बढ़ते 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 20-25 लाख हो गया, और 20-25 लाख से गिर के वो फिर से 1 लाख बन गया, तो मेरे को तो एफडी ब्याज भी नहीं मिला। सो एम आई नॉट लूजिंग ऑन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट मनी? क्योंकि हर पैसे की भी एक कॉस्ट होती है, हर पैसे की कॉस्ट होती है। लोग कहेंगे यार ये कैसी बात है, तो मेरा कहना ये है कि जो चीज़ आज 100 रुपये में आएगी अगले साल वो 106 में आएगी, तो 6% ही तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो हमें एफडी मिलती है। बिल्कुल। और अपॉर्चुनिटी का इन्फ्लेशन कॉस्ट है। तो जो जब जैसे महंगाई बढ़ रही है, एफडी क्या है? एफडी क्यों शुरू की कि आपके पास आज 1 लाख है, अगले साल इतनी महंगाई आ जाएगी तो भैया आपको एफडी से वो पैसा कवर हो जाएगा। लेकिन आजकल ये तो क्या होता है, सरकार तो कई लाखों आइटम की एवरेज कॉस्ट निकालती है, लेकिन इन्फ्लेशन कॉस्ट तो इससे भी ज़्यादा है। कई दफ़ा 6-6 रुपये तो आपका पेट्रोल की बढ़ जाता है एक साल में। बिल्कुल, तो अगर 6 रुपये बढ़ गया तो वो तो इन्फ्लेशन भी नहीं बीट कर पा रहा। नहीं बीट कर पाया। हमारा पैसा जो कमाई हुई वो तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाई। तो कुल मिला के क्या है कि आपको पैसे को काम पे लगाना है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना है जहाँ पे मैं इन्फ्लेशन को बीट कर पाऊँ और अपने लिए वेल्थ जनरेट कर पाऊँ।
एक फॉर्मूला दे के जाता हूँ आज आपकी ऑडियंस के लिए कि मेरे को 100 करोड़ कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है मेरे पास 100 करोड़ के लिए करोड़ों वाला ही पोर्टफोलियो होना चाहिए। 15% की अगर हम मान लेते हैं कोई मिड कैप स्मॉल कैप रिटर्न देता है म्यूचुअल फंड, 1,000 रुपये की सिप करूँगा मैं आज और 67 साल 67 ईयर्स चलाऊँगा, 100 करोड़ रुपए की वो आएगी। सिप कैलकुलेटर आपके पास भी है, मेरी ऑडियंस के पास भी है सारा। सिप कैलकुलेटर खोलो दोस्तों, अपन को छोटा टारगेट लाइफ में सेट ही नहीं करना, अपन को 100 करोड़ का टारगेट सेट करना है। लेकिन 100 करोड़ के टारगेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि मेरे को लाख 1,00,000 की सिप करनी है। मैं 1,000 रुपये की सिप, केवल 1,000 रुपये की सिप, यानी कि अगर मैं आज शुरू कर दूं, अब खैर मेरी तो देखो उम्र काफ़ी हो गई, लेकिन अगर मेरा बेटा जो कि 15-18 साल का है या 18 साल का है, या जो भी लोग ये देख रहे हैं, अगर वो खुद उस एज कैप से ऊपर आ चुके हैं तो वो अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को शुरू करा दे, क्योंकि 1,000 रुपये तो आज पॉकेट मनी कोई भी इकट्ठी कर सकता है। करेक्ट। तो 1,000 रुपये की सिप आप शुरू करिए। अगर कोई बच्चा 2-5 साल का ही है और उसके पेरेंट्स शुरू कर देते हैं तो बाय द टाइम ही विल बी 70 ईयर्स उसके पास 100 करोड़ होंगे। अगर कोई 20 साल का बच्चा है तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए 100 करोड़ की वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहा है। और ये कायदा है निधि कि जब मैं कमा रहा हूँ तो उस पैसे को एंजॉय तो नेक्स्ट जनरेशन ही करती है। तो मैं जब सब काम, मैं घर किसके लिए बना रहा हूँ कि भाई बच्चों के काम आएगा, मैं भी रह रहा हूँ, लेकिन हमारा यही होता है ना भाई बच्चों के लिए एक अच्छा ठीक ठाक कॉर्पस छोड़ जाएंगे। तो फिर छोटी मोटी 1-2 करोड़ के ये घर भर लेना, ये करना, अरे 100 करोड़ की बात करो। वाह, तो बहुत थिंक मतलब बिग। लग भी रहा है कि सर 1,000 रुपये तो कोई भी खर्च कर सकता आप देखो ना, कैलकुलेटर उठाओ, मैं तो सबसे कह रहा हूँ शिप में जहाँ अमाउंट आती है वहाँ 1,000 रुपये डालो और 15% की रिटर्न डालो। मैं 15% बहुत कोई ऐसी रिटर्न नहीं बोल रहा, रियलिस्टिक रिटर्न की बात कर रहा हूँ। मैं 30% की बात करूँ तो दैट साउंड अनरियलिस्टिक, क्योंकि अगर मैं आज स्मॉल कैप फंड का 10 साल का CAGR डालूंगा तो वो 27 से 30% आता है, मैं तो 15 ही डाल रहा हूँ। ट्रू। तो आप 1,000 रुपये डालिए, 15% डालिए, 67 ईयर डालिए, 100 करोड़ की फिगर निकल के आएगी। किसी भी सिप कैलकुलेटर गूगल करिए, सिप कैलकुलेटर निकालिए, डाल के देख लीजिए। मैं गलत बोल रहा हूँ तो ट्रोल करिए, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो निधि जी को अप्रिशिएट करिए कि उन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया और आप लोगों के लिए वेल्थ जनरेशन का काम कर रही है निधि। बिल्कुल बिल्कुल सर। बड़े लॉसेस जो होते हैं जैसे 50% ड्रॉ डाउन ने, वेल्थ रिकवर का असली फॉर्मूला क्या होता है? जिस आदमी का 10-20% ड्रॉ डाउन आ जाता है वो फिर रिकवरी होना बड़ा मुश्किल है। उसको ये मानना पड़ता है कि भैया चलो जो गया सो गया, अब मैं जो बचा हुआ पैसा है इस पे 1-8% की महीने की रिकवरी करूँगा तो जाके मैं वो 1-2 साल में पूरा कर पाऊँगा उतनी कैपिटल। अगर 50% की रिकवरी है, जैसे मैंने पहले बताया था, 100 रुपये मेरे पास हैं, अगर मैं 50 खोता हूँ तो लॉस मेरा 50% का है। लेकिन जब मैं 50 रुपये से 100 बनाऊँगा तो मेरे को 50% नहीं 100% कमाना है। तो 100% अगर मैं 1-1.5% महीने का निकाल पाता हूँ तो ये 5 साल का मैंने नौकरी कर ली है बाजार की बगैर पैसे कमाए। तो सर अगर 50% पे ये जा रहे हैं तो कट लॉस कैसे लगाएं? स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है सिर्फ, अदर देन म्यूचुअल फंड। मेरा खुद का लिया हुआ कोई भी ट्रेड, कोई भी स्टॉक, कोई भी चीज़ अगर 10% से ज़्यादा मुझे लॉस दे रहा है तो तुरंत काट दो। जब वो दोबारा नीचे से भाई मैं किस होप में पकड़ के बैठा हूँ एप्रिसिएशन कि ये 100 वाली चीज़ 90 आ गई, कोई बात नहीं भी बहुत बढ़िया कंपनी है ये वापस आएगी, फिर वो 80 आ गई मैं फिर होप में बैठा हूँ, फिर वो 70 आ गई मैं फिर होप में बैठा हूँ। बेटर ये है कि 100 वाली चीज़ 90 आई, मैंने काट दी उसको, 70 80 60 50 90 जब तक जा रही है जाने दो, ठीक है। वो दोबारा मैं तो 200 पे ही बेचने वाला हूँ ना, इसी होप में तो बैठा हूँ पकड़ के, तो वो वापस घूम फिर के जब 90 आएगी तब दोबारा घुस जाऊँगा मैं। ठीक है। अब आपको मैं बड़ा लाइव एग्जांपल देता हूँ। 4 लाख रुपए चांदी थी और जो आदमी घुसा वो बिल्कुल टॉप 4 लाख पे ही घुसा। अगर वो 390 पे काट देता तो आज 2.5 लाख रुपए मिल रही है। वो एक बार को दोबारा कोशिश कर सकता कि क्या पता 2.5 से मैं 3 तक दोबारा कमा लूँ, तो वो 50 कमाता, वो पिछला 10 भी पूरा हो जाता। लेकिन अगर कोई आदमी 4 लाख वाला 2.5 लेके बैठा है तो अब तक तो पहले तो उसकी बिल्कुल खत्म। 1.5 लाख का नुकसान 1.5 लाख का नुकसान है प्रति केजी पर केजी। और ये कितने दिन में रिकवरी होगी भाई, और राम गॉड नोज सीरियसली। सर निफ्टी 50 स्टॉक्स के बारे में बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल जी करिए। निफ्टी 50 स्टॉक से सालाना एनुअली 20-30% कंसिस्टेंट रिटर्न्स रियलिस्टिक कैसे बना सकते नहीं बना सकते है या नहीं है? नहीं है। मार्केट ट्रेंड क्या 12 से 14%, तभी वो लार्ज कैप है।
तो 12 से 15% कोई 12 से 14% जी, 15 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 पे आने के लिए आपको मिड कैप टू स्मॉल कैप में जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। लेकिन निधि देखो, फिर मैं क्या कहूँगा, इसमें आपको मिलेगा तो 10-11%, 12%, 8% भी मिल सकता है किसी। अब जैसे पिछले एक साल से निफ्टी 50 स्टॉक्स ने रिटर्न ही नहीं दिए, तो ये मतलब नहीं है कि आगे नहीं देगा। हो सकता है अभी जैसे रिटर्न नहीं दिए, अगले साल जो है लॉस दे दे। क्योंकि अगर आप इसका पिछले 5 साल का देखोगे तो हम अभी भी प्रॉफिट में हैं। लेकिन जहाँ पे मैं घुसा वहाँ से अभी एक साल में कोई रिटर्न नहीं है, और अगले साल हो सकता है कि लॉस दे दे। लेकिन अगर मैं 3 साल देखूंगा तो मैं फिर भी प्रॉफिट में हूँ, मैं 5 साल देखूंगा मैं फिर भी प्रॉफिट में हूँ। तो कोई भी जब आप इन्वेस्टमेंट अदर देन एफडी करते हो, देन इट हैज़ टू हैव अ बिगर टाइम होराइजन। और दूसरा, अभी मैंने जो उदाहरण दिया, आप शायद उसमें एक चार चीज़ नोटिस करना भूल गई नहीं थी। बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा पैसा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, पैसा तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। टाइम इज ए फैक्टर विच मल्टीप्लाइज द मनी। 1000 रुपये भी 67 साल में 100 करोड़ बन रहे हैं, तो इसका मतलब 1000 रुपये तो कोई मैटर ही नहीं है ना। टाइम मैटर। टाइम इज द फैक्टर। पीपल डोंट वांट टू गिव टाइम। उन्हें लगता है कि मैं आज ही 20 लाख डाल दूं और मेरे ये कल ही 1 करोड़ बन जाए। अरे भाई, 20 लाख के 1 करोड़ बनेंगे, टाइम देना पड़ेगा। ये सोचो कि सुबह 9 बजे मार्केट खुली या 9:15 बजे मार्केट खुली, और बस मैंने तो अभी पैसा डाला और ये 3:30 तक ही मुझे कमा के दे दे, और कल मैं फिर लगाऊंगा, फिर हो जाए, फिर हो जाए, फिर हो जाए, तो लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। सर, जैसे अभी आपकी बात सुन रही थी कि हम आज में जीना चाहिए हमें, है ना। हम तो अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं, जो ये 66 ईयर्स की अगर मैं कैलकुलेशन करती हूँ तो हमें बोला जाता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लो, कोई कहता है इमरजेंसी फंड्स लो। अब क्या करें, आज जिए या इमरजेंसी फंड्स इकट्ठे करें या हेल्थ इंश्योरेंस लें? देखो जी, आज मुझे 1 तारीख को सैलरी मिली 2 लाख रुपए, करेक्ट। और मैंने वो 2 लाख आज ही खर्च कर दी, हम्म तो मैं कल क्या करूँगा? वेयर विल आई गो? आज जियो का मतलब ये होता है कि आई डोंट हैव टू पुट ऑल माई एफर्ट्स इन थिंकिंग फॉर टुमारो। लेकिन ये 30 दिन तो आज में ही कैलकुलेट होंगे ना मेरे। मेरे लिए आज का मतलब है कि ये जो 2 लाख हैं, मैं ये ना सोचूं कि मैं इससे करोड़ों कमाऊंगा या आगे के लिए बहुत ज़्यादा सेविंग कर दूं और मैं आज भूखा मरूं। मतलब ये है आज का कि मैं इन 30 दिन में इस 2 लाख का बेस्ट ऑप्टिमल यूज़ करूं। सेकेंडली, अगर मैं सिर्फ पैसा खर्च ही कर रहा हूँ और भविष्य के लिए नहीं सोच रहा, तो मैं तो वैसे ही अपने साथ गलत कर रहा हूँ ना। कौन सा ऐसा आदमी होगा जो बस जो सैलरी आई और 1 तारीख को ही ख़त्म कर ली, या 10 तारीख को आई 10 को ही ख़त्म कर ली? तो सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना है ना। मैं ये तो मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास कल मैं उठूँगा या नहीं उठूँगा, लेकिन अगर मैं उठ गया तो क्या है? तो सर, म्यूचुअल ये जो हम बात करें इमरजेंसी फंड्स की, हेल्थ इंश्योरेंस की, बहुत हेल्थ बड़ा, इंश्योरेंस कभी भी इमरजेंसी फंड नहीं होता। तो सर उसके भी पैसे जाते हैं। बिल्कुल देने पड़ेंगे। और इमरजेंसी फंड्स की कभी एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे घर में कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, उसमें के लिए भी पैसे बचा के रखने हैं। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना पैसा लग रहा है, हर जगह टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। आप किसको प्रायोरिटी देना पसंद करोगे? मैं एक आम जनता, आज मैं मतलब वो वाले आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ सर जो आपसे बुलाकर पूछे जाते हैं, स्टॉक मार्केट ये वो। एक आम आदमी के सवाल हैं कि मैं, टैक्स क्या है? टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं सर। किस लिए दे रहे हैं? सर वो हमारे रोड बनाएंगे, हमें अच्छा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे लिए देंगे। खर्चा है या इन्वेस्टमेंट है? इन अ वे इन्वेस्टमेंट है, पर मेरे लिए तो खर्चा है सर। जो लोग ये कहते हैं कि टैक्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में, मैं कहता हूँ भाई यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ जाके जरा एक बार कनाडा, रह तो हाँ। लो यार, 1 साल। 1 साल रह के तो आओ। बहुत से लोग कहते हैं दुबई में टैक्स नहीं, अरे जाके रहो तो सही। जो चीज़ अपने 4 आने में आती है ना, मैं 2 रुपये में भी नहीं आती। करेक्ट। अपने आपने फ़ोन किया, मतलब वो ऐप दबाई, ऊबर आ गई, यहाँ से 50 किलोमीटर भी चले जाओ 300 रुपये में छूट जाते हो। एक बार ज़रा बैठो तो सही दुबई की टैक्सी में। सही कह रहे हो सर, एक बार वहाँ मिनरल वाटर 20 रुपये की बोतल पियो तो ये सही। तो सही। यहाँ बैठ के देखो क्या होता है, द अदर साइड ऑफ ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन। ऑलवेज ग्रीन। एक बार वहाँ के खर्चे देख तो आओ। जितना हम यहाँ कमा रहे हैं उसका 10x भी वहाँ कमाएं, और वो टैक्स नहीं भी ले रहे, तो बचा क्या रहे हो वो बताओ। ट्रू। सी, इट इज़ वेरी इजी निधि ये कहना कि वहाँ पे ये अच्छाई है, यहाँ पे ये बुराई है।
हम हमेशा वी आर ऑलवेज वेरी नेगेटिव अबाउट आवर ओन कंट्री, विच इज़ रॉन्ग। आप जितना शाही अंदाज में इंडिया में रह रहे हो, यहाँ 50,000 वाला भी आदमी घर में मेड रख लेता है। रख के तो देखो वहाँ पे एक बार मेड। यूएस में जाके तो देखो, मिनिमम वेजेस $12 प्रति घंटा है। बुलाओ तो सही मेड को एक बार घर पे। आदमी जो है ना वहाँ टॉयलेट भी खुद साफ़ कर रहा है, गार्डनर भी खुद है, टॉयलेट भी खुद साफ़ कर रहा है। स्नो, आपको मैं बताता हूँ, जो लोग बहुत गुन गाते हैं यूएस और उसके कनाडा। यूके के और कनाडा के, आपके घर के आगे बर्फ़ जम गई, 2 फीट तक है, कोई बात नहीं है, 1.5 फीट तक है, इससे ऊपर रात भर स्नो हुई, सुबह यू हैव टू क्लीन द हाउस, नहीं तो वो चिपका जाते हैं। क्यों चिपका जाते हैं? क्योंकि भाई साहब कहीं बर्फ़ जम गई और इतनी ज़्यादा हो गई और आप अंदर फंस गए, तो उन्हें फिर आपके निकालने के लिए पैसा और रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। यूज़ करने पड़ेंगे। कल को आपके यहाँ आग लग गई, कुछ हो गई, तो बाहर तो बर्फ़ जमी पड़ी है, आप भागोगे कैसे? रेस्क्यू कैसे करोगे? सब जगह बर्फ़ जम गई, ऑक्सीजन कैसे जाएगी घर के अंदर? ट्रू। बर्फ़ जम जाएगी ना दरवाजे के नीचे, जो भाई हवा कैसे जा रही है? आज मैं घर में, ये दरवाज़ा बंद है, तो कहाँ से ऑक्सीजन आ रही है? हम बैठे सांस ले रहे हैं, तो ये जो जो नीचे नीचे जगह है उससे ही आ रही है ना। तो कल को जब स्नो जम गई और वहाँ पे बर्फ़ की वो जम गई, चलो मैं 10 दिन बाहर नहीं गया तो मैं तो अंदर पड़े पड़े मर जाऊँगा। इसलिए स्नो हटाने के लिए भी वहाँ आपको ना सुबह फावड़ा चलाना पड़ता है। बाहर -12 डिग्री और आप निकल के वो चला रहे हो। तो लोगों को क्या है, दूसरे की ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है, जबकि मेरा कहना ये है, मैं तो सारी दुनिया घूमा हूँ, तो मुझे पता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सेकेंडली, मैं फैसिलिटीज़ तो चाहता हूँ यूएस की तरह, और टैक्स मैं देना नहीं चाहता। इस बार इतनी निंदा हो रही है बजट की कि मैडम ने इनकम टैक्स में कुछ नहीं किया, मैडम ने इनकम टैक्स। अरे भैया, देश को बढ़ावा तो दे रही हैं मैडम। आपको अपनी वो चाहिए कि भैया 12 लाख से 15 ही कर देती, 12 लाख से 13 कर देती। भैया इस वक्त ज़रूरत क्या है? देश को बचाना है, तो सारा बजट डिफेंस पे खर्च हो रहा है। कल को अगर लड़ाई हो जाए और आप हार जाएं या कोई और कब्जा कर ले, तब आप ही ये कह रहे होते, भैया देश पे क्यों ना खर्चा किया मैडम ने। तो हम तो कभी खुश है ही नहीं ना। सही बात है, सही बात है। सर, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। मेरा ये तो मैं पिछले 5 पोर्टफोलियो साल से सुन रहा हूँ। मेरा पोर्टफोलियो क्यों नहीं बढ़ रहा? आम इन्वेस्टर क्या गलती कर रहा है? अभी खरीदा और हरा देखना चाह रहे हो तो बताओ, 2 साल पहले खरीदा वाला हरा नहीं है क्या? बताओ। 5 साल पहले वाला हरा नहीं है। और अगर हरा नहीं है तो दैट मीन्स यू हैव सिलेक्टेड फॉर द रॉन्ग स्टॉक्स। आपकी गलती है। अगर 5 साल में भी आपका पोर्टफोलियो हरा नहीं है तो भैया फिर तो आपकी गलती है ना। तो कितना टाइम देना चाहिए सर? कम से कम 10 साल से पहले तो आपको, अगर आप इन्वेस्टर हो तो 5 से 10 साल भी हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। तो अगर 10 साल से पहले रेड में जा रहा है, अब मार्केट इतनी फ्लक्चुएट कर मैं रही है। ये नहीं कहूँगा कि 10 साल से पहले रेड में जा रहा है तो आपने गलत स्टॉक लिए हैं। मेरा कहना ये है कि आपने कोई स्टॉक लिया, वो 1000 रुपये का लिया, 200 का लिया, 300 का लिया, 500 का लिया, मुझे इससे मतलब नहीं है। 10% अगर आपके लेने के बाद वो गिर गया तो चुपचाप निकल जाओ एंड कन्विंस योर सेल्फ दैट यू हैव टेकन ए रॉन्ग डिसीजन। अगर कोई स्टॉक को 15 गिरना है तो कोई बात नहीं, आपने 5% नीचे तक का नहीं वो जर्नी ली, वो घूम फिर के फिर ऊपर आया, चला जाएगा, तो आप दोबारा घुस जाओ उस पर, ठीक है। बट 100 की चीज़ लेके 20 तक पहुंच गया और अब आप कह रहे हो कि मेरा लॉस ज़्यादा हो रहा है, देन यू आर एट फॉल्ट। दिस इज़ नॉट द वे हाउ पोर्टफोलियोज आर टू बी मैनेज। 10%, 15%, 20%, कहीं तो कैप लगानी पड़ेगी ना। अगर मैं नहीं लगा रहा हूँ तो दैट मीन्स आई एम नॉट डूइंग द जस्टिफिकेशन टू माई पोर्टफोलियो। तो एक आम आदमी के लिए सर, जैसे ये आजकल हर कोई चाहता है कि मैं अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करवाऊँ, जिसकी भी तनख्वाह 10-20 लाख तक भी जो पहुंच जाता है साल का, 1-2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो चाहता है कि मेरे पोर्टफोलियो पे मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम के हिसाब से मेरे बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, प्लस ये वेल्थ क्रिएशन, इन सब के लिए मुझे कोई गाइडेंस मिले। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, कहाँ जाएं हम? देखो जी, मार्केट ये है इतनी बड़ी। अब मार्केट की वर्किंग कैसे है? मार्केट जब मैं बोलता हूँ तो NSE BSE यही है मार्केट, सारा यही तो पैसा लग रहा है, स्टॉक मार्केट जिसे बोलते हैं। करेक्ट।
तो स्टॉक मार्केट में किस तरह की सेगमेंटेशन है? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये एक्सचेंज ने 3 कैटेगरी बना दी हैं कि बड़ी कंपनियां लार्ज कैप में आती हैं, छोटी और मझोली कंपनियां मिड कैप में, और उससे छोटी जो है वो स्मॉल कैप में। 3 तरह की मार्केट है। अब मान लो मैं एज ए इंडिविजुअल कहता हूँ मैं कंपनी जी में पैसा लगा रहा हूँ। जी से मतलब XYZ वाला है, कोई जी कंपनी ना, मतलब कंपनी एक्स में पैसा लगा रहा हूँ। अब हो सकता है वो कंपनी जो है, आई एम ट्राइंग टू कैच ए फॉलिंग नाइफ, यानी वो पहले 1000 की थी, फिर 500 की हुई, फिर 400 की, फिर 200 की। मुझे लग रहा है ये तो बड़ी अच्छी कंपनी है यार, 1000 वाली चीज़ 200 में मिल रही है, कल ये 1000 पहुंच जाएगी। मैं ये सोचना भूल गया कि ये 1000 से 200 आई है, दैट मीन्स 80% फॉल इज़ देयर। तो ये तो देयर इज़ सम टेक्निकल प्रॉब्लम विद द कंपनी, तो मुझे ऐसी कंपनी में पैसा नहीं डालना। तो बेटर क्या है कि बजाय इसके कि मैं या तो पूरी रिसर्च करूं, पूरे चार्ट स्टडी करूं, टेक्निकल फंडामेंटल सब पढ़ूं कंपनी के बारे में, तो इन्वेस्ट करूं। इससे बेहतर ये है कि मैं अलॉटमेंट ऑफ मनी कर दूं अपना। अब मैं आपको बताता हूं बिल्कुल परफेक्ट पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए, और ये पोर्टफोलियो उनके लिए है जिनका होराइज़न 10 साल, 15 साल, 20 साल या इससे ज़्यादा का है। अगर किसी का 10 साल से कम है तो वो मेरी बात सुने ही नहीं, मेरे को और ट्रोल और करे और 4 गाली भी दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 साल से बड़े वालों के लिए ये है, 10 साल से छोटे वाले तो किसी तरीके से इस पे काम ही ना ना करें, करें, 10 साल होना चाहिए। क्योंकि 10 साल से पहले बहुत अच्छी रिटर्न आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं पता आप 10,000 सेव करने वाले हो, आप 1 लाख करने वाले हो, या 10 लाख रुपए महीना करने वाले हो। 15% आपने जो भी आपकी सेविंग है उसको डालना है लार्ज कैप फंड में। मैं व्हेन आई एम सेइंग फंड, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू बाय इट डायरेक्टली, यू हैव टू इन्वेस्ट इट थ्रू सम म्यूचुअल फंड। वो कौन सा म्यूचुअल फंड होगा वो गूगल करके सब रिसर्च कर लेंगे खुद ही। तो लार्ज कैप में मैं डालूंगा 15% पैसा। ये मेरे को एफडी को रिप्लेस करेगा 10 साल में, और जब कभी मुझे इमरजेंसी फंड चाहिए इस 10 साल के दौरान भी, तो मैं केवल ये वाला पैसा तोड़ूंगा, क्योंकि इसमें सबसे कम नुकसान होगा, आएगा भी कम। ठीक है। उसके बाद मैं 30% पैसा डालूंगा मिड कैप फंड में, जो मुझे लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ जनरेट करके देगा बहुत अच्छी, क्योंकि मैं 20-30 साल की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं पिछले 10 साल का CAGR देखूँ तो 25% प्लस है मिड कैप का, तो ये मुझे सस्टेनेबिलिटी देगा। मैं थोड़ा सा रिस्क और ले लेता हूँ अपनी लाइफ में, पहले मैंने कम रिस्क लिया, फिर थोड़ा ज़्यादा रिस्क लिया, लेकिन मेरा विज़न 20-30 साल है। अब 20-30 साल ही मेरा विज़न है, तो मैं 15% पैसा और डाल देता हूँ स्मॉल कैप फंड में। तो मेरा 15, 30 और 15 टोटल 60% पैसा लग गया। अब ये 60% पैसा मेरा 100% मार्केट स्फीयर को कवर कर रहा है। लार्ज भी ले लिया, स्मॉल भी ले लिया, मिड भी ले लिया, तो मेरा पैसा पूरे मार्केट में हर कंपनी में लग गया। मान लो मैंने 10,000 भी लगाया, तो हो सकता है 10 पैसे किसी बड़ी में लगे होंगे, 10 पैसे, लेकिन मेरे 10-10 पैसे करके सब पूरे मार्केट की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें मेरा पैसा नहीं लगा, जो अच्छी कंपनी नहीं है, मतलब उन सब में लग गया। मतलब 500-600 कंपनियों में मेरा पैसा लग गया, जो टॉप, मतलब टॉप मिड कैप, टॉप स्मॉल कैप, टॉप लार्ज कैप, उनमें लग गया। अब इसके बाद 10% पैसा मैं ले लूँ सिल्वर ETF, तो 10% पैसे से मैं ले लूँ गोल्ड ETF। सिल्वर में जैसा कि न्यूज़ और र्यूमर हैं कि यहाँ से बहुत ऊपर जा सकता है, तो मेरे को एक अच्छी वेल्थ जनरेशन करके दे सकती है। लेकिन मैं एलोकेट कितना कर रहा हूँ? 10%। यहाँ से 50% भी गिर जाए तो मेरे पूरे पोर्टफोलियो पे कितना फ़र्क आएगा? 5% का। मतलब 50% गिर जाएगा तो पूरे पोर्टफोलियो पे 5% का फ़र्क आएगा। तो आई एम नॉट टेकिंग वेरी हाई रिस्क। गोल्ड हैज़ प्रूवन टू बी ए वेल्थ फॉर जनरेशंस। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो 10% मैंने वहाँ डाल दिया, यानी कि मैंने अपना पैसा लार्ज कैप में डाला, जो कि मुझे एक सस्टेनेबिलिटी देगा हर वक्त, और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा कि मेरा पैसा रिस्क पे कम है। मिड कैप में 30% डाला, क्योंकि मेरे को वेल्थ जनरेशन भी करनी है। स्मॉल कैप में फिर मैंने रिस्क को कम कर दिया बाय टेकिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट। ठीक है। गोल्ड और सिल्वर मैंने, भाई बुलियन है, आप ओवर द पीरियड ऑफ साइज, सोना चांदी पे भी अगर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? 10%। अब ये 60 के बाद मेरा एलोकेशन हो गया 70 और 80% पैसा मैंने लगा दिया। 5% पैसा मैं लगा दूं बिटकॉइन में, क्योंकि ये क्या है, आज हमें रिस्की दिख रहा है, लेकिन इट कैन प्रूव टू बी ए जनरेशनल वेल्थ। लेकिन मैं ट्रस्ट केवल 5% पे कर रहा हूँ। ठीक है ना? कि अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 5%। 5%।
पोर्टफोलियो तो आपका 1 करोड़ का भी हो सकता है, लेकिन आप हर महीने जो डाल रहे हो उसका 5% आपने महीने का तो अगर मैं बिटकॉइन 1 लेना लाख है। इन्वेस्ट कर रही हूँ तो तो उसका 5,000, 5,000 रुपये ही मेरा या 10,000 आप कर रहे हो तो 500 रुपये का ही बिटकॉइन लेना है बस। बिटकॉइन ले सकते हो। अब कितना बच गया जी? हमारे पास बच गया बाकी का करीब करीब 15%। अब ये 15% को मेरे को बड़ा स्ट्रेटेजिक प्ले करना है। इस 15% में मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना है उतने का जितना कि 7 से 8% मेरा, अगर मान लो मेरा 10,000 है तो मेरी को उतने का टर्म इंश्योरेंस लेना है जिसकी मेरी मंथली प्रीमियम 800 या 1,000 रुपये बने। यानी कि आई एम स्पेंडिंग 8 to 10% इन द टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि भाई लाइफ का कुछ नहीं पता। अब देखो, आपने मान लो कोई 18 साल का नवयुवक है तो उसको 1,000 रुपये खर्च करके 60 लाख से 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। कल को मान लो भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, उसको 10 साल बाद ये टर्म इंश्योरेंस उसकी फैमिली को जरूरत पड़ी तो आपने लगाए कितने पैसे? अगर 1,000 रुपये महीना भी दे रहे हो तो 12,000, और 10 साल लगाए तो 1,20,000। 1,20,000 के सामने अगर मैं देखूँ 1 करोड़ मिल गया या 60 लाख मिल गया तो इन्वेस्टमेंट ही हो गई ना एक तरह से। तो ये हमें करना है। अब जो बाकी के 5-7% बच गए पैसे, ये मुझे लेना है मेडिक्लेम। ठीक है, तो मेडिक्लेम आपका अगर 5 या 6,000 या 7,000 रुपये साल का है तो 500 रुपये महीने की वो EMI। आजकल जितनी भी इंश्योरेंस है आप मंथली पेमेंट मोड भी और एक्टिवेट कर सकते हो। और ये गवर्नमेंट ने शायद इनिशिएटिव इसीलिए लिया है ताकि जो आपका मान लो 20,000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस है या 20,000 रुपये का टर्म इंश्योरेंस, आप ले ही नहीं पाओगे क्योंकि आप 20,000 एक साथ जोड़ ही नहीं पा रहे नौकरी में रहते हुए। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, भाई 800 रुपये 1,000 रुपये तो देगा तू महीने के, 1,200 तो देगा, 1,500 देगा, 2,000 देगा, वैसे पे कर दे। तो अब मैंने ये हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। अब देखो मैं अपनी बताता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस, मैं 20,000 रुपये महीने का साल का हेल्थ इंश्योरेंस देता हूँ। ठीक है, और मैं पिछले 15-20 साल से दे भी रहा हूँ। तो अगर 20,000 रुपये साल का दे रहा हूँ और 20 साल से दिए तो मैंने कितने दिए अब तक? 4 लाख रुपये। दिस इज वॉट आई हैव पेड। 20,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये साल का। तो ठीक है, 20,000 रुपये साल है तो 1,500 रुपये महीना ही तो हो गया करीब करीब, 15, 16, 1,700 रुपये। तो 20,000 रुपये साल से मैं दे रहा हूँ और 20 साल से मैं दे रहा हूँ तो 4 ही लाख दिए। लेकिन अभी मेरे को हार्ट अटैक आ जाए तो 15 लाख का कम से कम बिल है होटल का। ओ होटल कह रहा हूँ, आजकल वैसे सारे हॉस्पिटल होटल ही बन गए हैं 5 स्टार, लेकिन हॉस्पिटल का 15 लाख रुपए मिनिमम बिल बता रहा हूँ। तो मुझे मिलेगा ना, तो 4 लाख रुपए लगा के 15 लाख रुपए मुझे मिलेंगे तो इन्वेस्टमेंट ही तो मानूं मैं इसे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मान लो ये तो चलो छोटी बीमारी है हार्ट अटैक, और कोई बड़ी बीमारी हो गई जहाँ 1 करोड़ रुपए 70 लाख रुपए मेरा बिल है तो मुझे उतने पैसे मिलेंगे। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, पोर्टफोलियो का जो आपने बताया कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा लगाना चाहिए, तो ये आपके हिसाब से एक सही इन्वेस्टमेंट प्लान होगा अगर आप अपने पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करना चाहते हैं? हर आदमी को कितनी, अब कोई आदमी 1 लाख कमा रहा है तो मैं कह सकता हूँ भाई 10,000 रुपये तो मैं सेव करने चाहिए। ठीक है, तो 10% हो गई। लेकिन अगर कोई आदमी 2 लाख रुपए कमा रहा है तो उसे 25 से 30,000 सेव करने चाहिए, क्योंकि 1,70,000 एक परिवार के लिए खर्चा, जो नए बच्चे हैं। अगर इससे ज़्यादा है तो देन आई विल से दे आर ओवर स्पेंडिंग, दे नीड टू कंट्रोल ऑन देयर पार्टीज। अब कोई 5 लाख रुपए कमा रहा है और वो 1 लाख बचा रहा है तो ठीक है, रिलेटिवली ओके है, क्योंकि 5 लाख वाले को वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेंटेन करना है, उसी तरह से गाड़ी भी लेनी है, उसकी वाइफ भी अच्छे सैलून से लेके अच्छे किट्टी पार्टी में जाएगी। तो व्हेन यू अर्न तो यू हैव टू मेंटेन दैट स्टेटस ऑल्सो। लेकिन कम से कम 20% आपको कम बचाना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ 50,000 वाले को 10,000 कमा 20% बचाए तो वो पॉसिबल नहीं है, आज के खर्चों को देख के नहीं है। तो वो जो भी बचा पा रहा है। लेकिन अगर कोई 1 लाख से ऊपर कमा रहा है तो 20% अगर वो नहीं बचा पा रहा तो मैं कहूँगा पहले तो देयर इज ए डिस्पैरिटी बिटवीन हिज अर्निंग एंड सेविंग। 5 लाख वाले को भी 20% बचाना है, ज़्यादा बच जाए बहुत अच्छा है, मिनिमल तो इतना बचाओ। 2 लाख वाले को तो बचाना ही बचाना है। अगर 2 लाख वाला इससे ज़्यादा खर्च कर रहा है तो भाई वो तो कहीं ना कहीं आके फंस ही जाएगा लाइफ में। या तो उसने EMIs ज़्यादा ले रखी हैं,
या उसने लाइफस्टाइल पे ज़्यादा खर्च कर रहा है, क्योंकि खाने पे किचन में तो नहीं कर सकते ना इतना आप, खर्च किचन तो नहीं इससे होता। ज़्यादा नहीं होता खर्च। नहीं नहीं नहीं। मतलब आप देखो, मैं आपको अपने घर की बताता हूँ एक डिस्पैरिटी। किचन का खर्चा अगर 20 से 30 हज़ार 50 हज़ार होगा मेरे ख्याल, राशन तेल पानी में इसकी बात करूँ, 50 हज़ार भी नहीं होगा, नहीं होता किसी का इतना, क्योंकि हमारा कोई कुंबा नहीं है, 4 ही लोगों की फैमिली है। लेकिन जोमेटो का बिल जो है फूड डिलीवरी का, वो 50 हज़ार रुपये का है। होगा। क्योंकि आजकल बच्चे क्या हैं, 3 वक्त का खाना तो माँ ने 10 बजे तो परोस ही दिया, लेकिन रात को 2 बजे भी भूख लग जाती है। अब 2 बजे भाई तुम ऐसा क्या काम कर रहे हो जो क्यों जाग रहे हो? तो उनको फ्रेंडशिप चल रही हैं, उनकी बातें चल रही हैं, दोस्तियां चल रही हैं सारी, वो रात को ही पता नहीं होती हैं। तो भैया अब बच्चा जो जाग रहा है वो 2 बजे खाना मंगाएगा ही मंगाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, चलो आपने 200-500 का खाना तो मंगा लिया, लेकिन भाई फिर तबीयत भी खराब हो रही है। 2 बजे 3 बजे जो बच्चा सोएगा वो सुबह 8 बजे कैसे उठ जाएगा? तो पूरी साइकिल ही बिगड़ी पड़ी है साइकिल यंग ही जनरेशन खराब की। है। ट्रू। प्रॉपर टाइम पे ना खा रहे हैं, ना सो रहे हैं, ना उठ रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि भैया प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो कैसे संभव है ये? तो हर लाइफ में मतलब हर किसी के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये 20% की सेविंग करनी है, और उस 20% का एलोकेशन ऐसे करना है। अब आप 5 हज़ार जोड़ पा रहे हो वो आप देख लो, 20 हज़ार जोड़ पा रहे हो वो देख लो, 1 करोड़ जोड़ पा रहे हो वो देख लो। अब इसमें क्या होगा, मान लो कोई आदमी 20 लाख 30 लाख 50 लाख का पैकेज है, तो वो तो सेविंग ज़्यादा कर लेगा, लेकिन इंश्योरेंस पार्ट आपका उतना ही रहना है। मतलब आज मैं भी 20 ही हज़ार दे रहा हूँ ना इस एज में आके। 40 इयर्स के बाद इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाता है ना सर? 18 से 25 20 साल तक एक रहता है, 20 से 25 एक रहता है, 5-5 साल के स्लैब हैं इनके। लेकिन टर्म इंश्योरेंस की एक ब्यूटी देखिए, अगर 18 साल की उम्र में एक बच्चा 1 करोड़ का बीमा ले लेगा तो उसका 12,000 रुपये देना पड़ेगा। मेरी उम्र में आते आते ये 3 लाख रुपये महीना और साल का हो जाएगा। यानी कि जिस काम के वो 1,000 रुपये दे रहा है, मैं उस काम के 30,000 रुपये दे रहा हूँ महीने के, क्योंकि आई एम बिगर टू माई मतलब ऑन दैट एज। और मेरे पापा अगर लेना चाहें तो उन्हें तो शायद ना मिले 1 लाख रुपये महीने में भी। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है। तो सर फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना बिगनर्स के लिए ठीक है? इन्वेस्ट करना यस ओके, लेकिन वही 5% से ज़्यादा आपकी मंथली सेविंग का नहीं होना चाहिए। फॉरेक्स इंडिया में लीगल नहीं है, तो मैं उस पर कोई चर्चा भी नहीं करता। कल को लीगल हो जाए तो बात अलग है। मैं जो चीज़ इंडिया में लेजिटिमेट नहीं है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। सर व्यूअर्स के लिए सेबी ने अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं की थी, मैंने देखा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने अपना पूरा कंटेंट चेंज किया, काफ़ी चीज़ें रिमूव की, राइट? वो क्या 4-5 गाइडलाइंस हैं जो आप जिस पे अवेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा इसमें ना, मैं सेबी को 100% गलत नहीं बताऊंगा, और यूज़र्स को भी मैं 100% गलत नहीं बताऊंगा, और क्रिएटर्स को भी 100% गलत नहीं बताऊंगा। अब मैंने आपको कहा कि कंपनी एक्स का शेयर ले लीजिए, ये अच्छा है, राइट? तो इस पे तो सेबी कहती है ये गलत है, आप नहीं सजेस्ट कर सकते। यू हैव टू बी ए रजिस्टर्ड, सेबी रजिस्टर्ड वो होना चाहिए। लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ 1,50,000 रुपये लगाने के लिए। कुछ लोग गलती करके करोड़ों लगा देते, लेकिन जो करोड़पति वाला माइंडसेट होता है ना, वो ऐसे उस इतनी पे चीज़ों एडवाइजरी में पे लगाता नहीं है। लगाता नहीं है। लेकिन यही आदमी एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, उसके कहने से 50 लाख की प्रॉपर्टी तो ले लेता है। तो फिर वहां पे भी सेबी का रेगुलेशन होना चाहिए, या कोई रेगुलेशन होना चाहिए। कोई रेगुलेशन होना चाहिए वहाँ। आप, मेरा ये सुझाव हो सकता है, मैं गलत भी हूँ, और इसके लिए हो सकता है मुझे थोड़ा सा सेबी पनिश भी कर दे कल को, लेकिन मेरा ये सुझाव है कि अगर आपको वाकई में इन्वेस्टर्स के लिए काम करना है और लोगों के लिए या यूथ के लिए कि ये लॉस ना ले ले, तो इसकी एक्सेस सबके लिए बंद कर दीजिए। इट शुड नॉट बी वेरी इजी कि आप जो है अकाउंट भी खोल पाओ। आप ब्रोकर्स को ये हिदायत Authority दीजिए दीजिए।
कि सर आपको आज अगर किसी का अकाउंट खोलना है तो पहले 10 साल वो सिर्फ या 5 साल सिर्फ ETF में इन्वेस्ट करेगा, विच कुड बी अ वेरी गुड इनिशिएटिव। नाइस। ठीक है, उसके बाद वो सिर्फ 1 साल में अपनी ITR का 10% पैसा ही लगा सकता है। KYC तो आप ले रहे हो ना हर साल, बिल्कुल बिल्कुल। कि केवल तू 10% ही पैसा लगा सकता है F&O में या डायरेक्ट स्टॉक्स में, क्योंकि आपके पास तो उसकी KYC है। बगैर पैन नंबर के आप करते नहीं। अगर किसी ने ज़्यादा लगा दिया है तो ही शुड बी पनिश्ड व्हेन, जब उसकी ITR भरी जाएगी तो आपके पास AIR न्यूज़ भी पूरी है, AIR इन्फॉर्मेशन है ना, वहाँ पे आप उस पर टॉल कर दो ना कि भैया तूने इतना एक्स्ट्रा लगाया, इतना पेनल्टी दे। सो विल इट नॉट बी ए बेटर वे टू सेव पीपल? राइट। आज 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए, और मेरे पास यू वोंट बिलीव निधि, अभी जो एक आया वो टैक्सी ड्राइवर बेचारा 12-12 घंटे टैक्सी चलाता है और 2 लाख रुपए नुकसान ले लिया उसने। सो वाई वी आर इवन allowing people who are not literate, who are not graduate to have a stock market account, जबकि बगैर KYC की तो है ही नहीं ना। तो आप ये क्यों नहीं कह देते कि भैया तू जब तक ग्रेजुएट नहीं होगा, तेरे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, या तेरी इतनी ITR नहीं होगी, देयर शुड बी 3-4 क्राइटेरियाज टू फॉल टू दिस थिंग। नहीं तो ये तो बहुत आसान है कि आपने आज पैन नंबर से अकाउंट खोला, आपने उस पर एक्टिव ट्रेडिंग करी थ्रू ETF, तो भैया तेरे को पहले 10 साल तो सिर्फ ETF ही ट्रेड कर सकता है तू। सर EMI ट्रैप क्या है, इससे अवॉइड कैसे करें? देखिए फिर वही वाली चीज़ है कि मैं अगर अभी ना मुझे कोई खाना पसंद आ गया, मान लो मुझे आज घर में राजमा बनी बहुत पसंद आ गई, मैं 1 कटोरी खा रहा हूँ तो इट इज़ गुड फॉर मी, गुड फॉर माई टेस्ट। 2 कटोरी खा रहा हूँ तो ओवर ईटिंग है, लेकिन अगर मैं वही 6 कटोरी खा लूँ तो मेरे लिए वोमिट आ जाएगी, आई विल स्टार्ट प्यूकिंग। EMI आप कम क्वांटिटी में ले रहे हैं विच इज़ नेसेसरी फॉर योर लिविंग, तो इट इज़ अ वरदान टू यू। बट इफ़ यू आर गेटिंग स्ट्रक अप इन दैट ट्रैप, तो इट इज़ ए ट्रैप। अब मुझे मोबाइल लेना है, 1.5 लाख का मेरा मोबाइल है, ठीक है, मैं 1.5 लाख ना तो इकट्ठे कर पा रहा हूँ, ना मैं खर्च कर पाऊँगा, लेकिन मुझे स्टेटस भी मेंटेन करना है। अगर मेरी 1.5 लाख रुपए की इनकम है महीने की और मैं 1.5 लाख का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो वो भी वैसे तो पैरिटी डिसमैच है, मतलब कि आई एम यूजिंग ऑलमोस्ट 8 to 10% ऑफ माई एनुअल सैलरी इन जस्ट ए फ़ोन, विच इज़ नॉट लॉजिकल। लेकिन फिर भी चलो आज ऐसा ज़माना बना हुआ है कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाने वाला 1.5 लाख का फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो आप ज़ीरो इंटरेस्ट EMI पे वो ले लो, क्योंकि मैं अपने पैसे दूँ या ज़ीरो इंटरेस्ट पे लूँ तो वो उतने की ही है, आई नीड नॉट हैव टू पे एनी इंटरेस्ट। लेकिन मैं हॉलीडे जाने के लिए EMI ले रहा हूँ, तो ये तो ट्रैप है ना। ये तो वो मुझसे कह रहे हैं तू आ फंस और फिर 1 साल मेहनत करके इस ट्रैप में निकल। सर होम लोन्स के अंदर ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं इंडिया होम में। लोन की EMI लेनी चाहिए जी, ज़रूर होम लोन बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, छत अपनी होनी बहुत ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हाँ, ऑप्टिमम लेवल अगर हम बात करें तो वो कितना लोन लेना चाहिए? मैं कह रही हूँ कि जिसके मैं पास 1 करोड़ पूरा है उसे पूरी डाउन पेमेंट करनी चाहिए, जिसके पास 90 लाख अपने हैं उसे 10 लाख का लोन लेना चाहिए, जिसके पास 10 लाख अपने हैं उसे 90 लाख का लोन लेना चाहिए। इसकी कोई पैरामीटर नहीं है। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास 1 करोड़ पूरा पड़ा हुआ है, हाँ, तो वो आप ये बोल रहे हो कि उसे 1 करोड़ पूरा दे देना चाहिए, लोन नहीं लेना चाहिए, या डाउन पेमेंट 10% 20% करनी चाहिए? अगर आपके पास 1 करोड़ है और आपके पास कोई ऐसा विकल्प है कि आप जितनी मतलब घर की एप्रिसिएशन से ज़्यादा उस पैसे से कमा सकते हो, तो आपको लोन लेना चाहिए। अगर आपके मतलब देखो, आप अल्टीमेटली लोन क्या है, एक लाइबिलिटी है ना सिर पे। पर सर ऐसे देखते हैं ना, देखिए कि रियल लाइफ एग्जांपल्स ही पूछ रही देखो हूँ। मैडम, ऐसा है कि अभी आप जो मेरे से पूछने वाले हो ना, इस पॉडकास्ट के बाद मेरी लड़ाई हो जाएगी संजय से। देखो सर, सबका अपना अपना, मैं बताता अब हूँ, मेरे जितने फ्रेंड्स मैं हैं, आपको क्लियर कर देता हूँ, एंड नो ऑफेंस टू संजय और एनीथिंग, ये हर आदमी की अपनी अपनी एक थिंकिंग है। मैं हाँ। आपको देखिए दोनों पर्सपेक्टिव बताता हूँ। करेक्ट।
हम एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन ए है, वो 2 लाख कमाता है, एक पर्सन बी है, वो भी 2 लाख कमाता है। ठीक है। EMI 50,000 की है घर की, क्योंकि 2 लाख वाला कोई 5 करोड़ का घर तो लेगा नहीं, वो 50-60 लाख का, 1 करोड़ का जो भी लेगा उसकी हम EMI 50,000 ही मान लेते हैं, क्योंकि 25% ऑफ हिज सैलरी ही इज पुटिंग इन EMI। इधर वाला ये 50,000 रुपये के म्यूचुअल फंड ले रहा है। सिनारियो 1 और 2 दोनों हमने बता दिए। एक बच्चा जो है वो आज 2-5 साल काम करने के बाद स्टेप ले रहा है, और एक बच्चा ये भी ऐसे ही कर रहा है। मतलब इन दोनों की इनकम की जो सिचुएशन है वो दोनों एक ही हैं। नाउ व्हाट ही इज़ थिंकिंग, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, कि मैं तो 25 साल या 20 साल बाद 5 करोड़ का घर ले लूँगा, मेरे पास तो तब इतना पैसा हो जाएगा। और ये कह रहा है भाई कोई बात नहीं, मेरी सेविंग कम हो रही है, बट मेरे को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि मेरे पास अपनी छत है। ठीक है। अब 10 साल बाद ए और बी दोनों एक उस पे खड़े हैं, मतलब मोड़ पे। अब इसने क्या किया है, इसने जो घर लिया था 10 साल उसकी EMI दी है, यानी कि 50,000 रुपये महीना, यानी कि 6 लाख रुपए साल, 60 लाख रुपए की EMI दी है, और 1 करोड़ का घर था इसका। करेक्ट। अब ये हो सकता है कि 1 करोड़ का घर उस वक्त 2-2.5 करोड़ का बिक जाए, विच इज़ अ वेरी रियल टाइम एग्जाम्पल है। तो ही इज स्टिल इन बेनिफिट। अब हम इस पे आ जाते हैं। इसने क्या किया है, 60 लाख रुपया जोड़ा है, 14-15% से भी इसका पैसा कंपाउंड हो रहा है, तो कितना होगा, ये डबल भी नहीं होगा पैसा। अगर 14-15% से भी कंपाउंड हो रहा है तो 60 लाख के 1 करोड़ 20 लाख भी नहीं होंगे। तो लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड ज़रूर आपको पैसा दिखता है, लेकिन 20 साल से पहले अगर ये इंसिडेंट हो जाए तो कोई पैसा आपको प्रॉपर्टी से हम उसे नहीं कंपेयर कर सकते। 10 साल बाद भी प्रॉपर्टी बहुत अच्छा पैसा दे सकती है, जो कि सिप नहीं देगी आपकी, क्योंकि लगा तो आपने उतना ही रहे हो ना। अब ये तो एक सिचुएशन हुई, लेकिन इसके आगे की भी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। जैसे कि जिस बच्चे ने घर लिया है, तो घर लेने में आजकल क्या है, जो भी कंपनी होम लोन देती है वो एक मैंडेटरी कर देती है कि भैया इसका बीमा भी साथ में लेना पड़ेगा इन केस ऑफ एनी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। और जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं बहुत खुल के बोलता हूँ, मैं सबसे माफ़ी भी मांग लेता हूँ कि हम उसको बोल रहे हैं दैट द पर्सन इज डिक्रीज्ड। ठीक है। सो वेन एवर यू आर बाइंग ए हाउस, यू मैंडेटरी हैव टू बाय द इंश्योरेंस फॉर दैट हाउस। तो अब क्या हुआ कि जितनी भी आपकी पेंडिंग EMIs हैं वो तो बैंक देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी। सो एटलीस्ट इन केस ऑफ एनी इररिपेयरेबल एक्सीडेंट लाइक दिस, एटलीस्ट द फैमिली इज सिक्योर्ड। बट यहाँ पे तो टेंशन पूरी ज़िंदगी की भी है और घर की भी है। सो दैट इज़ वाई आई से यू नीड नॉट हैव टू हैव 10 हाउसेज, जो अभी आप मेरे से पूछ रहे थे। एक घर अपना ज़रूर होना चाहिए, और इसके बाद जितना पैसा आप घरों में लगाते हो वो वेस्ट ऑफ मनी है, वो आप म्यूचुअल फंड में लगाइए। हाँ, इफ़ यू आर बाइंग अ लैंड, तो लैंड का एप्रिसिएशन शुरू में कम दिखाई देता है, लेकिन लैंड क्योंकि भाई सीमित है, लेकिन जो फ्लैट है या जो घर है वो डेप्रिशिएटिंग असेट है अदरवाइज। क्योंकि एक बिल्डिंग आज खड़ी है, 20 साल 30 साल बाद तो डिटोरिएट होएगी ना, कितनी अच्छी आप लगा लो। आप अपनी कोठी भी है 30 साल बाद डिमोलिश करके नई बनानी पड़ती है। तो अगर मेरे पापा ने 30 साल पहले 6 लाख रुपए में बनाई थी ना, आज उस तरह की कोठी मैं 2 करोड़ में भी नहीं बना सकता उतनी। और लेकिन आजकल जो कॉस्ट ऑफ इंटीरियर और जो सब देखो कितनी महंगी हो गई है। सो कहने का मतलब ये है कि लैंड इज़ गुड एप्रिसिएशन, बट फ्लैट या घर आदमी के पास एक होना चाहिए, वो होम लोन पे हो या कैसे भी हो, होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर योर फैमिली, फॉर योर चिल्ड्रन। क्योंकि कल को भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए तो आपकी पत्नी को कम से कम ये तो ना हो कि हर 2 साल बाद फ्लैट ही बदलना पड़ रहा है कि भाई मैं रेंट नहीं दे पा रही, मैं ये नहीं कर पा रही, मैं वो नहीं कर पा रही। एटलीस्ट दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स से तो आप ऊपर आ जाओगे। दूसरा, 5 घर जो लोग लेते हैं मैं उन्हें गलत बताता हूँ, क्योंकि एक घर आपको होना चाहिए, बाकी आप क्यों ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट ही तो कर रहे हो। तो मेरा इसमें कहना ये है कि आपके घर की कीमत कब बढ़ेगी, तब बढ़ेगी जब लोगों के पास पैसा होगा।
लोगों के पास पैसा कब होगा? जब इंडस्ट्री अच्छी चलेगी। इंडस्ट्री अच्छी चलेगी तो बेटर है इंडस्ट्री में ही पैसा लगा लो ना। वाई यू आर इन्वेस्टिंग इन योर हाउस? आपका पर्पस एक घर है, आपको रहने के लिए चाहिए। बहुत ज़्यादा कोई पैसे वाला धनी सेठ है तो मैं कहता हूँ एक उसने अपने बेटे के लिए ले लिया कि भैया मैं अपने बेटे को भी एक दे के जाऊँगा, तो 2 घर हो गए। अब इसके बाद जो तीसरा है वो तो आपका इन्वेस्टमेंट ही तो है। करेक्ट। तो बेटर है कि मैं वहाँ लगा लूँ कि जहाँ से मेरे को असली पैसा मिलने वाला है। अगर मुझे वहाँ पे 15% की रिटर्न आएगी ना इंडस्ट्री में या म्यूचुअल फंड से, तो मेरे घर पे 10% की रिटर्न आएगी। ये कभी नहीं हो सकता कि मेरा घर तो 50% की रिटर्न दे दे और इंडस्ट्री माइनस में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली घर खरीदने के लिए जो होम लोन मतलब होम बायर्स हैं, दे ऑल्सो नीड मनी फ्रॉम द इंडस्ट्री। आज ये कैसे हो सकता है कि आईटी नीचे जा रहा है, लोगों की जॉब कट हो रही है, लोगों के पास सैलरी नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है और वो लोग घर ले लेंगे? पॉसिबल है क्या? सो मनी हैज़ टू कम फ्रॉम इंडस्ट्री। सो आप सब ने आज बहुत सारे फाइनेंस के लेसन्स लिए हैं, रियलिस्टिक हमने सिनेरियोज डिस्कस किए हैं, डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस पे डिस्कशन किया और मेरे साथ दीपक वाधवा सर हैं। दीपक सर, आप व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहेंगे? क्या ऐसी चीज़ आप बोलना चाहेंगे जिससे लोग याद करें कि दीपक सर ने ये लेसन दिया था हमें? पैसा पेड़ पे नहीं उगता और हमारे पास लॉटरी जिस दिन लगनी होगी उस दिन हमें लॉटरी खरीदनी है। ना स्टॉक मार्केट, ना रियल स्टेट, ना म्यूचुअल फंड, ये सब चीज़ें बहुत स्लो प्रोसेस से पैसा देती हैं। करोड़ों रुपया कमाने या 100 करोड़ कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास आज लाखों हों तो मेरे पास 100 करोड़ बनेंगे। 1000 रुपये दे के भी मैं 100 करोड़ की जर्नी अपनी शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, उसका हो सकता है फल मैं ना काटूँ, मेरी नेक्स्ट जनरेशन काटे, लेकिन बन सकती है। आज जो भी प्रॉपर्टी आप देखते हैं, मान लीजिए आपके दादाजी का कोई घर है या कुछ है, आप कहते हो आज ये देखो 10 करोड़ की हो गई, तो उन्होंने कितने की ली थी और कितने टाइम पहले ली थी। आज हमारे पापा, आज मान लो मैं जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, मेरे घर में मेरे पापा कई बार ये कहते हैं, और ये बड़ी समझने वाली चीज़ है दोस्तों। अभी मैंने पापा को बताया, पापा ये इंदिरापुरम में ये प्लॉट है, ये देखो ये 6 करोड़ का बिका है अभी। और मेरे पापा ने छूटते ही क्या बोला, यार जब ये इंदिरापुरम बना था ना तो 4000 रुपये में मिलता था, हमने नहीं लिया। तो किसने मना किया था? मैं उनसे इस बात पे आर्ग्यू करता हूँ, पापा किसने मना किया था? जब आपकी शादी हुई थी तो सोना भी तो 200 रुपये तोला मिल रहा था, ले लेते ना 10-20 किलो, तभी तो आज हम हेलीकॉप्टर में घूम रहे होते। सो जब हम चीज़ लेते हैं वो उस वक्त हमेशा महंगी होती है। जैसे आज 1.5 लाख रुपए तोले का सोना सस्ता है, ओ महंगा है, लेकिन 20 ईयर्स बाद जब मैं बैठा हूँगा तो मैं कहूँगा अरे यार मैं दीदी के पॉडकास्ट में गया, 1.5 लाख रुपए तोला था उस दिन, मैंने नहीं लिया, देखो आज हो गया 20 लाख रुपए तोला। चांदी आज हम क्यों ज़्यादा दूर जाएं? दिवाली मुझे ध्यान है, दिवाली पे मैं हर साल एक कॉइन लेता हूँ चांदी का पूजा के लिए। मुझे ध्यान है, मैं और मेरा बेटा गए थे सुनार के पास धनतेरस वाले दिन, 1,53,000 रुपये का हमने MMTC का वो लिया था, मतलब 1,53,000 रुपये किलो थी चांदी। और 6 महीने में ये 4.5 लाख, 4,20,000 भी टच होके आ गई। अब मैं ये कहूँ अरे यार वहाँ थी, तो भाई उस वक्त किसने रोका था? ले लेते ना 10 किलो। सो व्हेन वी सी पीछे तो चीज़ें लगती है यार उस वक्त सस्ती थी, उस वक्त भी सस्ती नहीं थी, उस वक्त उस दिन के हिसाब से महंगी थी। आज भी चीज़ें महंगी हैं। जब हम 10 साल बाद देखेंगे तब हम कहेंगे अरे 10 ईयर्स डाउन द लाइन ये इतनी थी। उस पर रिग्रेट करना छोड़ दो। टुडे इज़ द बेस्ट डे टू इन्वेस्ट। स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी फ्रॉम टुडे। डोंट थिंक दैट 10 साल 20 साल में वेल्थ बननी है। आपको जनरेशनल वेल्थ बनानी है 100 करोड़ 200 करोड़ की। अब आप सोच के देखो निधि, एक सिनारियो, मैं ये तो कह रहा हूँ ये 1000 करोड़ से 100 करोड़ बनेगा कितने साल में? 67 साल में। लेकिन ये 100 करोड़ का 200 करोड़ बन जाएगा मात्र 10 साल में। यानी कि 200 का मतलब 100 का 200 हो जाएगा 77 ईयर्स में। तो फिर 200 का 400 हो जाएगा नेक्स्ट 5 साल या 6 साल में। तो कहने का मतलब है वहाँ से ये जर्नी है, इस जर्नी को करना शुरू करो। कैलकुलेटिव रिस्क लो, लालच में फंसोगे पैसा खो दोगे। पैसा बनाना मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत आसान है, लेकिन टाइम दोगे तो पैसा बन जाएगा।
ट्रू थैंक यू सो मच दीपक सर माय प्लेजर निधि ज्वाइन जी, करने के लिए thank हमारा you। शो, और आपसे बहुत कुछ सीखा सर। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जो मेरे फेलो क्रिएटर्स हैं वो आज मेरे से नाराज़ तो बहुत होने वाले हैं, लेकिन मैं पहले ही उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ कि भाई अपने अपनी सोच है, अपना अपना कंसेप्ट है, बिल्कुल। हर आदमी एक सा नहीं सोच सकता। जो मेरी व्हाट आई कैन थिंक विद माई स्मॉल नॉलेज तो वो ये है, बाकी हम व्यूअर्स के उस पर छोड़ देते हैं कि उन्हें पहले सिप करनी है या पहले घर लेना है। प्रॉज एंड कॉन्स मैंने दोनों के बता दिए हैं। थैंक यू सर फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू।